हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन का नॉवेल मास्टर का तीसरा भाग। बाप, रुस्ता राव कह उठा। अपने को नींद का झोंका आ रेला है। छोरे, सीधे बैठो सीधे। बांकेलाल राठौर ड्राइविंग कर रहा था, साथ ही उसने मूंछों पर हाथ फेरा। मारे को भी नींद का झटको आ गयो तो आसमानों झुक जायो। 2 दिन से झपकी नहीं मारेला बाप। हम भी 2 दिनों से थारे संग चिपको। कोरियो की पार्टी को फिट कर लियो। अब वो मारी कंपनी का माल ही लियो। सुबह थापर साहब को खबर दियो तो वो खुश हो वो। रुस्ताराम रुस्ताराव गहरी सांस लेकर बाहर देखने लगा। मुश्ताक को फ़ोन तो लगायो छोरे। रहने दे बाप, वो 10 बजो हमारी बात हुई हो उसो से। 35 लाख का चेको लेना हो उसो से। मारे को बोलो कि पूरी रात वो ऑफिस में बैठो, पेंडिंग कामों को पूरा करिए। हम आधी रात को भी चेक रिसीव कर सको। क्यों परेशान होइला? सुबह सक्सेना साहब को भेज के चेक मंगाएला बाप। नहीं छोरे, मुश्ताक को बहुत हरामी हुई है। सुबह तक वो हांगकांग को खिसक जाए। फ़ोन मार ससुरे को। रुस्ता राव ने जेब से मोबाइल फ़ोन निकाला, नंबर मिल गया, बात भी हो गई। बाप, अपन बात करेला है। ओह रुस्तम भाई, उसके कानों में आवाज़ पड़ी। आज कैसे फ़ोन? बाके बोइला कि तेरा चेक देने का प्रोग्राम बनेला है। हाँ, चेक तैयार है वो। तो ऑफिस में बैठेला क्या? हाँ, मैं अपन अभी पहुँचेला बाप। तेरे रूट पर ही अपनी गाड़ी दौड़ेला है। रुस्ता राव ने कहकर फ़ोन बंद किया। जेब में रखा। वो तो बहुत शराफत से चेक बना के तैयार रखेला बाप। डंडो चढ़ायो, ऐसे ही चेक को फटाफटो ना मिले लो। रुस्ता राव ने आंखें बंद कर ली। छोरे, आंखें खोलो हो। मारे को भी नींद आ गयो तो गाड़ी खंभों में भिड़ जायो। रुस्ता राव ने आंखें खोली। बाप, अगले 2 दिन अपन काम पर नहीं आएला। क्यों छोरे? 2 दिन लंबी नींद मारने का प्रोग्राम बनेला है अपन का। बहुत गलत बोलो हो छोरे। कल हो तो नारायणों से तन्ने मामलो फिट करना हो, उससे तुम बात करेला बाप। वो बार बार मारे हाथों से फिसल जाओ छोरे। उसे ऊपर थारा रंग चढ़ो हो। तू बहुत कामचोर बनेला बाप। मारे पे उंगली मत उठाइए छोरे। गुस्सो आ गयो तो थारे को वड़ के 6 टुकड़े कर दियो हम। गुस्सा नहीं करेला बाप। वो तो हम यूं ही बोलते हो। मारा मन लस्सी में मक्खनों का गोला डाल के तीनों को करो। तम आधी रातों को लस्सी पियो बाप। कहाँ पे लिखो हो कि आधी रातों को लस्सी नहीं पियो? लस्सी पीने के बाद डॉक्टर के चार्ट पर लिखेला बाप की आधी रात को लस्सी पिएला और मरेला। बहुत भयंकर बात छोरे तम बोलो हो। तभी बाकेलाल ने कार रोकी और सड़क के किनारे स्थित 11 मंजिला इमारत की पार्किंग में खड़ी कर दी। उस इमारत की कई खिड़कियों से रोशनी बाहर को आ रही थी। आधी रात को भी वहाँ कई ऑफिस खुले हुए थे। चलो छोरे। इंजन बंद करके बाकेलाल लठौर बाहर निकलता क्या उठा। आपो इधर ही बैठेला है तुम। साथ चलो छोरे। मुश्ताकों से मिल लो। अगलो माल भेजने के वास्ते भी बात जमायो उसी से। रुस्ता राव कार से बाहर आ गया। दोनों इमारत के प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ गए। 5 मिनट भी ना बीते होंगे कि रुस्तम बाकी की कार की ठीक बगल में मोना चौधरी की कार आकर रुकी। मोना चौधरी बाहर निकली। आधी रात के इस वक्त वहाँ कोई पार्किंग अटेंडेंट नजर नहीं आया। पास में भी कोई नहीं था। मोना चौधरी ने अपनी कार के डैशबोर्ड में से मास्टर की निकाली और पास खड़ी रुस्तम बाकी की कार का लॉक खोला, फिर पीछे का दरवाज़ा। उसके बाद पिछली सीट पर चादर से लिपटी बेहोश नगीना को इस कार की पीछे वाली सीट पर लिटा दिया। इसके बाद उसने नगीना की कनपटी पर हाथ का अंगूठा रखकर दबाया, जिससे कि बेहोशी का असर गहरा हो गया। मोना चौधरी चाहती थी कि नगीना को सुबह से पहले होश ना आए। फिर मोना चौधरी अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठी और कार आगे बढ़ा दी। मोना चौधरी तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि बेहोश नगीना को बांके रुस्तम की कार में डाल गई है और अनजाने में बड़ी मुसीबत को बुलावा दे दिया है। उसने महाजन का नंबर मिलाया अपने मोबाइल से। बात हो गई। जहांगीर ने बताया कि सुबह मजेरा के लिए चलना तय हो गया है। मोना चौधरी फ़ोन पर बोली। हाँ, मैं तुम्हारे पास ही आ रही हूँ। जहांगीर से कहना कि मेरे फ्लैट पर जाने की ज़रूरत नहीं। समझ गया। मोना चौधरी ने फ़ोन बंद किया और ड्राइविंग पर ध्यान दिए लगा दिया। 15 मिनट बाद ही रुस्ता राव और बाकेलाल लौटकर वापस पहुंचे। बाकेलाल डोर लॉक खोलने लगा तो चौंका। छोरे, दरवाजो तो पहले से ही खुल लो। उसी पल रुस्ता राव की निगाह पीछे की सीट पर पड़ी। बाप, पीछे क्या पड़ा होएला? दोनों ने उसी पल अपना ध्यान पीछे की सीट पर लगा दिया। चादरों में लपेटो के कोई लाशो रग्गे लागे हो। औरत का बॉडी लगेला बाप। उन्होंने चादर हटाई। कार की डोम लाइट में चेहरा देखा। दोनों ही चौंक कर उछल पड़े। बहना? बाकेलाल लौटकर चिहुक उठा। दीदी? रुस्ता राव को अपनी सांसें रुकती सी लगी। बाकेलाल लठौर ने जल्दी से नगीना की कलाई चेक की। जिंदो हो छोरे, डॉक्टरों के पास चलो, बाकेलाल लठौर ने तेज स्वर में कहा। अगले ही क्षणों में उनकी कार सड़क पर दौड़ रही थी।
बाकेलाल राठौर और रुस्तम राव के चेहरे कठोर हो रहे थे। बाप, रुस्तम राव गुर्रा उठा, अपने को तो गड़बड़ झमेला लगेला है। दीदी की यह हालत हम बढ़ देगा, बहनों का हाल हो जिसने यो कियो। बाकेलाल राठौर गिर रहा। कार तेजी से दौड़ी जा रही थी। दीदी आसानी से किसी से चोट नहीं खाएला बाप, हम भी कोई इधरों को आयला, बहना को मारी कार में डालो और भाग गयो। बाकेलाल राठौर दांत पीस कर बोला, थारो क्या ख्याल होवे कि वो जानो कि ये मारी कारो होवे? वो जाने ला तो अपन से पंगा नहीं लेगा बाप, गलती से ही ये इत्तेफाक होइला। नगीना को भोर के उजाले के साथ होश आया। खुद को उसने नर्सिंग होम में मौजूद पाया और पास में बाकेलाल राठौर और रुस्तम राव को। उन्हें पास में मौजूद पाकर चौंकी। क्या होइला दीदी? रुस्तम राव कठोर स्वर में क्या उठा। अपन को बताइला किसने तकलीफ दिला तेरे को? हम उसो को वट दबाएंगे। बाकेलाल राठौर का हाथ मूँछों पर पहुंच गया। मिन्नो, मिन्नो ने नगीना के होठों से निकला। मुन्ना चौधरी? बाकेलाल राठौर चौंका और रुस्तम राव का चेहरा लाल सुर्ख हो गया। अपन मोना चौधरी को नहीं छोड़ेला बाप वो। नहीं रुस्तम, नगीना क्या उठी। मिन्नो को कुछ नहीं कहना, वो मेरी बहन है। बहना है वो थारी, मारी ना होवे। हम उसो को वट दबाएंगे, वो मारी बहना को तकलीफ दो। बाकेलाल राठौर सख्त सर में क्या उठा। हुओ का ये बतायो हमको। नगीना ने सारी बात बता दी। बहुत हुईला। रुस्तम राव दांत भींच कर क्या उठा। अब मोना चौधरी अपन के हाथों से न बचेला। रुस्तम, नगीना गहरी सांस लेकर क्या उठी। क्या मैं मिन्नो को इसकी हरकत का जवाब नहीं दे सकती? अपन को मालूम है दीदी, बस डर होइला। तब मोनो चौधरी से कम ना हो वो बहना, तो मुझे हिसाबी बराबर करना है तो क्या वो मैं नहीं कर सकती? रुस्तम राव और बाकेलाल राठौर की निगाह नगीना पर टिकी रही। तम बोलो बहना, क्या मांगो हो? मिन्नो से वो गोपनीय कागजों वाला पैकेट लेना है, उस पैकेट को ठीक हाथों में पहुंचाना है। छोरे, समझो गया? समझेला बाप। मोनो चौधरी की गर्दन नहीं वटनी, बाहों को बल देना होवे। अपन अभी हिसाब बराबर करेला बाप। चलो बहनों, थारे सामने ही सब कुछ करो। वो तीनों नर्सिंग होम से बाहर निकले और कार में बैठकर मोना चौधरी के फ्लैट की तरफ बढ़ गए। देवराज चौहानों किधर है? बाकेलाल राठौर ने पूछा। कई दिन पहले किसी काम से गए थे, अभी लौटे नहीं, नगीना ने कहा। अच्छो हो गयो, नहीं लौटो। बाकेलाल राठौर ने सिर हिलाकर कहा, वरना पंगो लंबो हो गयो हो तो। सोहनलाल रात से ही बहुत परेशान था। नगीना मोना चौधरी के फ्लैट में गई परंतु लौटी नहीं। 1 डेढ़ घंटा तो उसने इंतज़ार किया। उसके बाद वो मोना चौधरी के फ्लैट पर पहुंचा। कॉल बेल बजाई, कई बार बजाई, परंतु जवाब में कोई भी दरवाजे पर नहीं आया। सोहनलाल के लिए उस दरवाजे का ताला खोलना मामूली बात थी। ताला खोलकर वो भीतर गया तो पूरा फ्लैट खाली मिला। न मिली मोना चौधरी, न नगीना। सोहनलाल को समझते देर न लगी कि गड़बड़ हो चुकी है। किसी को तो भीतर मिलना चाहिए। दोनों के भीतर ना होने का मतलब है कि वे बाहर जा चुकी हैं, यानी कि जब वो बाहर गई तो उसकी नज़रों से बच गई थी। सोहनलाल की चिंता बढ़ गई थी। इतना तो स्पष्ट था कि दोस्ताना ढंग से वे बाहर नहीं गई हैं। शांति से वे बाहर गई होती तो नगीना जाते हुए उसे अवश्य बता देती। यहाँ कुछ हुआ और उसके बाद दोनों बाहर निकल गईं। सोहनलाल की समझ में ना आया कि आखिर नगीना को कहाँ ढूंढे। अंत में वो इसी नतीजे पर पहुंचा कि नगीना की तलाश में यूं ही इधर उधर भटकने का कोई फ़ायदा नहीं। हो सकता है वो वापस यहीं आ जाए, या फिर मोना चौधरी तो वापस आएगी। उससे ही जानना होगा कि नगीना किधर है। सोहनलाल मोना चौधरी के फ्लैट में ही टिक गया। इंतज़ार था मोना चौधरी का। नींद में आंखें भारी हो चुकी थी। वक्त बीतता गया। सोहनलाल की परेशानी बढ़ती जा रही थी। मोना चौधरी या नगीना में से कोई भी ना लौटा था। सोहनलाल यही सोच रहा था कि दोनों में से किसी को ढूंढने के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। सोहनलाल ने खिड़की से बाहर देखा। दिन निकल आया था। लोगों की भाग दौड़ आरंभ हो गई थी। तभी फ्लैट में कॉलबेल की आवाज़ गूंज उठी। सोहनलाल चौंक कर उछला, संभला, रिवॉल्वर निकाली और दरवाजे के पास जा पहुंचा। उसे पूरा भरोसा था कि मोना चौधरी ही आई होगी। रिवॉल्वर हाथ में दबाए सोहनलाल ने दरवाज़ा खोला और बाहर झाँका। अगले ही क्षण ठगा सा रह गया। सामने रुस्तम राव, बाकेलाल राठौर और नगीना खड़े थे। सोहनलाल के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। दोनों उसने दरवाज़ा खोल दिया। वे तीनों भी सोहनलाल को मोना चौधरी के फ्लैट पर देखकर चौंके, भीतर आए। तुम कहाँ चली गई थी नगीना भाभी? सोहनलाल क्या उठा। तुम्हारे लिए मैं परेशान हुआ पड़ा था। मिन्नो ने चालाकी से मुझे बेहोश कर दिया था। नगीना गहरी सांस लेकर बोली। और शायद वो नहीं चाहती थी कि मुझे इस फ्लैट में होश आए और झगड़ा हो। वो मुझे किसी तरह कार में डालकर बाहर ले गई और बेहोशी में ही मुझे एक जगह पार्किंग में खड़ी कार में डाल दिया, जो कि रुस्तम बाकी की कार थी। ओह, सोहनलाल ने सिर हिलाया और ये भी समझ गया कि वो दोनों साथ कैसे हैं। मुन्ना चौधरी किधर हुए? बाकेलाल राठौर ने नज़र दौड़ाते हुए पूछा। वो तो यहाँ नहीं है। नहीं है? नगीना के होठों से निकला। माथे पर बाल आ गए। रात से ही नहीं है।
तुम मुझे बाहर छोड़कर मोना चौधरी की तरफ आई और जब घंटा भर में नहीं लौटी तो मैं यहाँ आ गया। ये फ्लैट खाली था, सोहनलाल ने बताया। इसका मतलब मिन्नो जब मुझे लेकर निकली तो उसके बाद से वापस ही नहीं आई। वे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तुम इधर क्या करेला बाप? मोना चौधरी के आने का इंतजार कर रहा था कि जब वो आएगी तो उससे नगीना भाभी के बारे में मालूम करूंगा। सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा और रिवॉल्वर जेब में डालते हुए नगीना से पूछा, वो पैकेट मिला? मिल गया होता तो मैं यहाँ आती ही क्यों? बाप, रुस्तम उखड़े सर में बाकेलाल राठौर से क्या उठा। अपुन मोना चौधरी को तलाश करेला। अम्बी। बाकेलाल राठौर का हाथ मूछ पर जा पहुंचा। मोना चौधरी से वो पैकेट लेकर बहनों को दे दियो तो मारे को भी तभी चैन हो मिले हो। मोना चौधरी कहाँ हो सकती है? सोहनलाल क्या उठा। वो जिधर भी होइला इधर तो आइला ही। रुस्तम फ्लैट में नजरें दौड़ाता क्या उठा। तभी नगीना की आंखें सुखड़ी, चेहरे पर कसाव आ गया। वो शायद शहर से बाहर चली गई है। नगीना क्या उठी। बाहर? हाँ, रात को किसी का फ़ोन आया तो इत्तेफाक से वो मैंने सुन लिया। दूसरी तरफ से बात करने वालों ने मुझे मिन्नो समझकर कहा कि मजीरा चलने की तैयारी हो चुकी है। जब चलना हो बता देना। उसकी बात से लग रहा था कि वे कभी भी मजीरा के लिए रवाना हो सकते हैं। मजीरो? बाकेला लठौ ने रुस्तम राव को देखा। छोरे, यो कौन हो जगह हो? नहीं मालूम बाप, मैं जानता हूँ मजीरा को। सोहनलाल कह उठा। बहुत खतरनाक जगह है। सबकी निगाह सोहनलाल पर टिक गई। खतरनाक हो जगह? कहा हुआ है उधर? भूतो नाचो क्या? सोहनलाल ने बताया कि कैसी जगह है मजीरा। मैं मजीरा जाऊंगी। नगीना कह उठी। तो मजीरा पहुंचने की क्यों सोचेला दीदी? मिन्नो उन कागजातों का सौदा करने ही मजीरा गई है। नगीना दांत पीछे कह उठी। लेकिन मैं ये ना होने दूंगी। हमारे देश के गोपनीय कागजातों से किसी दूसरे देश को फ़ायदा ना उठाने दूंगी। जैसे भी हो मिन्नो से वो कागज़ वापस लेकर देश के सुरक्षित हाथों में पहुंचा कर ही रहूंगी। रुस्तम राव और बाकेलाल की नज़रें मिली। क्यों छोरे, बहनों मजीरा जायो? अपन दीदी के साथ ही रहला बाप। तो हम बहनों को छोड़ो के कैसे रह सकूँ? हम भी संग चलो मोना चौधरी को वटने। मैं तो पहले से ही साथ हूँ। सोहनलाल कह उठा। कब का प्रोग्राम बनायो चलने का? टाइम क्यों खराब करेला बाप, अभी चलते हैं, रास्ते में नींद मारेला। नगीना का चेहरा कठोर हुआ पड़ा था और मजीरा पहुंचने के लिए अब इनका भी सफ़र शुरू होने जा रहा था। सरदार जगदम्बा खड़ा होने जाते देखता रहा। चेहरे पर नापसंदगी के भाव थे, भिचे से होठ, हाव पाव में उखड़ापन। तभी वहाँ खड़े बस्ती वालों में से एक उसके पास आया। सरदार। उसका नाम मनरा था। हाँ, जगदम्बा की निगाह उन चारों पर ही रही। ये अच्छी बात नहीं है कि खजाने के लिए वो हमारी बस्ती तक आने लग गए। उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि गाड़ी में से मिली दौलत को वापस मांगने आ गए। धमकी देने आए थे। जगदम्बा ने शब्दों को चबाकर कहा। तो उन्हें जाने क्यों दिया? बात बात पर किसी की जान नहीं ली जा सकती। ये पहले वाला वक्त नहीं है कि हम किसी की भी जान ले लें। बाहरी लोगों से संबंध बनाकर रखना भी आवश्यक है हमारे लिए। कहो तो जंगल में इन चारों को ख़त्म कर दें, बाहर नहीं निकल सकेंगे। अभी इसकी ज़रूरत नहीं। वो चारों को उमेद, मनसुख, मीरचंद, तरसेम नजर आना बंद हो गए थे। जगदम्बा वहाँ से पलटा और अपने झोपड़े की तरफ बढ़ गया। चेहरे पर परेशानी दौड़ रही थी, गुस्सा भी था चेहरे पर। उसने झोपड़े में प्रवेश किया। सामने तारा दिखी, वो मुस्कुराई। चलें खजाना देखने, उसने अदा के साथ कहा। जगदम्बा के भावों में परिवर्तन नहीं हुआ। क्या हुआ? उसका मूड देखकर तारा क्या उठी। मजीरा से कुछ लोग आए थे। तो वो कहते हैं दौलत उनकी है। झूठे हैं वो। तुम सच कहती हो? क्या वो दौलत तुम्हारी है? तारा मुस्कुराई। जगदम्बा तारा को देख रहा था। जगदम्बा डार्लिंग, बाहरी दुनिया में एक बात बहुत मशहूर है। जगदम्बा उसे ही देख रहा था। दौलत उसी की जिसकी मुट्ठी में वो बंद है। तारा मुस्कुराई। और इस वक्त वो तुम्हारी मुट्ठी में है। जगदम्बा ने कुछ नहीं कहा। एक बात और भी मशहूर है। वो भी कह दूँ? जगदम्बा शांत था। बाहरी दुनिया में औरत पर भी यही बात लागू होती है। औरत उसी की जिसकी पीठ के पीछे वो छिप जाए और नज़र ना आए। तारा ने कहा। लेकिन ये मेरा दावा है कि जो लोग तुम्हारे पास आए थे वो झूठे हैं। क्यों? क्योंकि गाड़ी वाली दौलत उनकी नहीं थी। सरदार जगदम्बा चुप रहा, अपनी ही सोचों में उलझा रहा। तारा आगे बढ़ी और जगदम्बा की छाती से आ लगी। रात कितना अच्छा लगा था। जगदम्बा ने उसे अपने से जुदा कर दिया। क्या अब मैं अच्छी नहीं लग रही? तारा ने नाराज़गी से कहा। खामोश रहो, मैं जाने क्यों परेशान हो गया हूँ। आओ। तारा ने बाहें फैलाई। मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर दूँ। जगदम्बा कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर क्या उठा। क्या हर पल तुम्हें एक ही बात का ध्यान आता है? तारा सकपकाई फिर बोली। कैसी बातें करते हो डार्लिंग? जगदम्बा ने कमर पर हाथ बांधे और सोचों में फंसा टहलने लगा। अब चलो भी, तुमने मुझे अपना खजाना दिखाने का वादा किया था। मैं कब से तैयार बैठी हूँ और तुम जाने किन उलझनों में उलझे हुई हो। क्या उठी तारा। बाद में भी नहीं, जगदम्बा ने कहा, झोपड़े से बाहर निकल गया। दोपहर हो रही थी। बस्ती वाले अपने अपने कामों में व्यस्त थे।
जगदम्बा एक तरफ बढ़ा कि एक औरत पास आ पहुंची। सरदार, दोपहर का खाना तैयार है। मेरा मन नहीं है, तारा से खाने को पूछ लो, कहकर वो आगे बढ़ गया। झोपड़ियों की कतारें नजर आ रही थीं। कतारों के बीच खुले रास्ते थे आने जाने के लिए। सोचों में डूबा जगदम्बा आगे बढ़ता रहा। 5 मिनट के बाद वो एक ऐसे झोपड़े के सामने रुका जो कि बहुत हद तक गोलाई लिए हुए था और काफ़ी बड़ा था। वो बाहर पहरेदारों की तरह 2 व्यक्ति बैठे थे। जगदम्बा को देखते ही वो उठ खड़े हुए। पुजारी जी भीतर हैं। जगदम्बा ठिठका। हाँ सरदार। क्या व्यस्त हैं? जानकारी नहीं है, आप तो जानते ही हैं कि हम बिना बुलावे के भीतर नहीं जा सकते। सरदार जगदम्बा आगे बढ़ गया और भीतर प्रवेश कर गया। ये झोपड़े का पहला कमरा था। बैठने को नीचे कपड़े बिछा रखे थे, परंतु वहाँ कोई भी नहीं था। भीतर से कोई आहट भी नहीं आ रही थी। जगदम्बा आगे बढ़ा और कमरा पार करके दूसरे कमरे में पहुंचा। इस कमरे में शीशियां पड़ी नजर आ रही थीं, जिनमें कई रंगों वाले तरल पदार्थ भरे हुए थे और भी कई तरह का ना समझ में आने वाला सामान पड़ा था। वहाँ कोई न था। सरदार जगदम्बा तीसरे कमरे में प्रवेश कर गया। वहाँ दीवारों पर तरह तरह की हड्डियाँ लटकी हुई थीं। जानवरों की हड्डियाँ, इंसानों की हड्डियाँ। अजीब सा माहौल था वहाँ का। ज़मीन पर एक बिछौना पड़ा था, वहाँ भी कोई नहीं था। जगदम्बा ने नज़रें उठाकर अन्य दरवाजे की तरफ देखा जो कि लकड़ियों से बनाया गया था। वो दरवाज़ा बंद था। भीतर से अस्पष्ट सी मध्यम सी आवाज़ें आ रही थीं, कभी खटपट सी उठती थी। जगदम्बा दरवाजे के पास पहुंचा। तभी भीतर से पुजारी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। नहीं मानेगी? कोई जवाब नहीं। बहुत मारूंगा, मान जा। पुजारी की आवाज़ पुनः जगदम्बा के कानों में पड़ी। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सीटी जैसी पतली आवाज़ थी औरत की। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। तू कुछ नहीं कर सकता, बूढ़ा हो गया है। मुकाबला करेगी मुझसे? ले। अगले ही पल सीटी जैसी आवाज़ में तड़प के भाव उभरे। मत कर। तो मान जा मेरी बात। मेरे पर जुल्म ढालेगा तो मैं तेरी बात कभी नहीं मानूंगी। तो बता क्या करूं? खून पिला मुझे। 2 बार तू पहले भी पी चुकी है, लेकिन मेरी बात नहीं मानी। कुछ बताती नहीं तू। चुप्पी रही। नाम बता दे उसका। वो आ चुका है। सीटी जैसी औरत की आवाज़ पुनः कानों में पड़ी। कहाँ आ चुका है? दुनिया में? दुनिया में तो वो कब का आ चुका है। 2 बार आके जा भी चुका है, अब तीसरी बार आया हुआ है। तो वो यहाँ तुम्हारी धरती पर आ चुका है। उसके पांव पड़ चुके हैं। मैं कंपन महसूस कर चुकी हूँ। मजीरा में? हाँ। नाम क्यों नहीं बताती? मना है। बता दे, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तूने मुझे उसका नाम बताया। देवा नाम है उसका। इस जन्म में देवराज चौहान कहकर भी पुकारा जाता है उसे। देवा? पुजारी ने दोहराया। देवराज चौहान? हाँ, वो पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। क्यों आया है वो उधर? तुम लोगों ने उसकी दौलत जो दबा ली अपने पास, वो अपनी दौलत वापस लेने आया है। दौलत मिल गई तो क्या वो चला जाएगा? हाँ। वो तब भी न गया तो? चला जाएगा। वो लालची नहीं है, अपने हक पर ही दावा ठोकता है। मेरी तरह कमीनी कमीना, तेरी तरह कमीना नहीं है। चुप कर। पुजारी की आवाज़ में गुस्सा आ गया। उसके हंसने की आवाज़ आई सीटी की तरह। खून पिला। चुप कर। हर वक्त तुझे खून पीने की पड़ी रहती है। तू भी तो मेरे से बातें जानता रहता है। तेरे से बात करने में मुझे भूख नहीं लगती क्या? पुजारी की आवाज़ नहीं आई। मुझे दर्द हो रहा है, जाने दे मुझे, छोड़। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। अब थक गई हूँ, बाद में आऊँगी। तू नखरे दिखाती है आने में, अब तेरे को नहीं जाने दूंगा। जब तू बुलाएगा आ जाऊंगी। आएगी? हाँ। जा। फिर जगदम्बा के कानों में आवाज़ पड़नी बंद हो गई। चुप्पी रही। चुप्पी लंबी होने लगी। जगदम्बा पुजारी के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था, परंतु वो नहीं निकला। आखिरकार जगदम्बा ने पुकारा, पुजारी। क्या है? मैं कब से यहाँ खड़ा। खामोश हो जा, अभी आता हूँ। पुजारी का तेज स्वर भीतर से आया। सरदार जगदम्बा खामोश हो गया, परंतु पुजारी की अभी सुनी बातें उसके मस्तिष्क में घूम रही थीं। 15 मिनट बाद दरवाज़ा खुला और पुजारी ने बाहर कदम रखा। बूढ़ा, बेहद बूढ़ा था वो। उम्र 126 साल। 6 फीट का निकलता कद। इस उम्र में भी उसकी पीठ झुकी नहीं थी, बिल्कुल सीधी थी। चेहरे पर झुर्रियों का जाल था। आंखें भीतर की तरफ धंसी लग रही थीं। माथे पर भी झुर्रियों की लकीरें थीं और गर्दन का मांस इस तरह ढीला हो चुका था कि वहाँ झुर्रियों का गड्ढा महसूस हो रहा था। उसके सिर के बाल कंधों तक लंबे और सफ़ेद सुनहरी जैसे थे। एक कान में लोहे की गोल बड़ी बाली थी, जबकि दूसरा कान बाली के बिना था। बाली डालने वाली कान की जगह 2 फाड़ हो चुकी थी, यानी कि कभी वहाँ बाली डाली जाती होगी और बाली डाल डालकर कान का सत्यानाश किया जा चुका था। गले में हड्डियों वाली कई तरह की मालाएं पहन रखी थी जो कि उसके पेट तक लंबी थी। उसका चेहरा सफ़ेदी लिए हुए अजीब सा था। उसके हाथ और पांव आम लोगों से ज़्यादा लंबे थे। वो जब मुंह खोलता तो सामने का एकमात्र एक ही दांत नजर आता। उस एक दांत के अलावा उसके मुंह में दूसरा दांत नहीं था। जिक्र के काबिल सबसे खास बात तो ये थी कि वो नंगा था।
नंगा ही रहता था। आज तक किसी ने उसे कुछ पहने ना देखा था। उसके शरीर पर जगह जगह जले के निशान नजर आते थे, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह जलाया हो। शुरू से ही वो ऐसा दिखता था। अधिकतर वो अपने झोपड़े में ही अपने कामों में व्यस्त रहता था। शायद ही कभी उसे अपने झोपड़े से बाहर देखा जाता हो। वो इस आदिवासी बस्ती का पुजारी था। कमरे से बाहर आते ही उसने जगदम्बा को घूरा। क्या हुआ पुजारी? तेरे बाप ओखला को बोला था कि तुझे बस्ती का सरदार ना बनाए, लेकिन वो नहीं माना। मैंने आगाह किया था कि यह बच्चा बस्ती को बर्बाद कर देगा, लेकिन उस कमीने ने तेरे को ही सरदार बना दिया। हुआ क्या? सरदार जगदम्बा के माथे पर बल उभरे। पुजारी ने आंखें सिकोड़कर जगदम्बा को घूरा। बाहरी औरत से शादी कर ली तूने? बस्ती की औरतों में कोई कमी थी क्या? या फिर बाहरी औरत के शरीर की बनावट नई तरह की होती है जो? पुजारी, जगदम्बा उखड़ा। पुजारी के चेहरे पर तीखे भाव उभरे। मेरे से भी तूने सलाह नहीं ली, पूछा नहीं, बताया नहीं कि भारी औरत से तू ब्याह कर। ये बातें मुझसे ना करो पुजारी। यही बातें तो करनी है तेरे से। पुजारी की आवाज़ में सख्ती आ गई। क्यों? पुजारी क्रोध भरी नज़रों से जगदम्बा को घूरता रहा। तेरा बेटा मरा, मार दिया किसी ने उसे। हाँ, मुझे बहुत तकलीफ हुई कि। तकलीफ? पुजारी के चेहरे पर व्यंग उभरा। सच में बहुत तकलीफ हुई तेरे को? अपने बेटे की मौत का बदला लेने गया तू, और बाहरी औरत को बस्ती में लाकर उससे ब्याह कर लिया। इससे तेरी तकलीफ कम हो गई, बेटे की मौत को भूल गया तू? सरदार जगदम्बा के दांत भिज गए। तू बहुत बोल रहा है पुजारी। जगदम्बा ने मुंह खोला। लेकिन सच बोल रहा हूँ, तू सब कुछ तबाह करता जा रहा है। जगदम्बा, ओखला आज जिंदा होता तो वो भी अपने बेटे की करतूत देखकर शर्मसार हो जाता। लेकिन मैंने कर क्या दिया? जगदम्बा के चेहरे पर अजीब से भाव और माथे पर बल थे। पुजारी ने उस पर से क्रोध भरी निगाह उठाई और झोपड़ी के उस कमरे में टहलने लगा। फिर दीवार पर लटकी एक हड्डी के सामने ठिठका और उससे छेड़छाड़ करने लगा। जगदम्बा उसे एकटक देखे जा रहा था। याद है तेरे को? पुजारी गंभीर स्वर में बोला। तेरे बाप ओखला ने तेरे को बताया था कि तेरे दादा के वक्त में दो साधु यहाँ रुके थे। बरसों में यहाँ हमारी बस्ती की सीमा पर रुके रहे। उन्हें खाना पीना हमारी बस्ती की तरफ से जाता रहा, और जाते वक्त वो मीनार वाली जगह बनाकर हमें तोहफे में दे गए थे। पता है, वो दोनों साधु जवानी में यहाँ आए तो जब गए तो बूढ़े हो गए थे। अपना पूरा जीवन उन्होंने उस सारी जगह को बनाने में लगा दिया था। पुजारी पलटा और जगदम्बा को देखने लगा। तब तेरा दादा भी बूढ़ा हो गया था। जब वो जगह तेरे दादा के हवाले करके साधु चले गए तो उसके 5 साल बाद उसी जगह में एक पत्थर के नीचे रखी हाथ से लिखी एक किताब मिली। उस किताब में अधूरी सी भाषा थी कोई। तेरे दादा को वो किताब कहाँ समझ में आती, इसलिए वो किताब मुझे रखने को दे दी गई। तब से मैं उस किताब पर लिखे शब्दों को समझने की चेष्टा कर रहा था, और अब समझा उन शब्दों को। कुछ खास लिखा उनमें? जगदम्बा के माथे पर बल पड़े। हाँ, बहुत ही खास। क्या? पुजारी के दांत भिज गए। बता पुजारी, क्या लिखा है साधुओं की उस किताब में? तेरी करतूतों का खुलासा उस किताब में पहले ही किया हुआ है, पुजारी ने कठोर गंभीर स्वर में कहा। मैंने सरदार ओखला को स्पष्ट कहा था कि तेरे को बस्ती का सरदार ना बनाए, क्योंकि मैं तेरे ग्रह देख चुका था जो कि इस बस्ती के लिए बेहतर नहीं थे। और उस किताब के बारे में बता। उसमें लिखा है कि इस बस्ती का सरदार जगदम्बा बनेगा, और एक दिन उसके बेटे की जान ले ली जाएगी। कोई मार देगा उसे, पुजारी गंभीर बेचैन स्वर में कह रहा था। और ऐसा हुआ जगदम्बा? उस किताब में लिखा है? जगदम्बा चौंका। हाँ। हैरानी है। फिर आगे क्या लिखा है? आगे? पुजारी ने उसकी आंखों में झांका। आगे लिखा है कि जगदम्बा के बेटे की मौत के साथ ही बस्ती की बर्बादी की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि जगदम्बा स्वार्थी होगा, सिर्फ अपने लिए ही सोचेगा। पुजारी, जगदम्बा गुर्राया। किताब में लिखा है, तूने ही तो कहा कि तुम्हें बताऊं। पुजारी जहरीले स्वर में बोला। बुरा लगता है तो नहीं बताता। बता, जगदम्बा ने बिचे होठों से कहा। किताब में लिखा है कि तब जगदम्बा बाहरी औरतों को अपनी बस्ती में लाएगा और उससे शादी कर लेगा। उस औरत के पास दौलत होगी जिसे जगदम्बा खजाने में रख देगा। जगदम्बा पुजारी को देख रहा था। ऐसा किया तूने? पुजारी ने पूछा। हाँ, उस औरत के पास से मिली दौलत को मैंने खजाने में रख दिया है। ज़्यादा दौलत है वो। पुजारी के चेहरे पर गुस्से के भाव दिखाई देने लगे। कुछ पल चुप्पी रही। आगे क्या लिखा है किताब में? जगदम्बा ने होठ पीछे पूछा। लिखा है दौलत को पाने उसका असली मालिक आएगा। वो असली मालिक? वो दौलत तो तारा की है, जगदम्बा के होठों से निकला। झूठी है वो, जगदम्बा ने सिर हिलाया। असली मालिक के आते ही यहाँ तबाही हो जाएगी। जगदम्बा के चेहरे पर क्रूरता आ ठहरी। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, संभाला जा सकता है सब कुछ। कैसे? तू वो दौलत उसे वापस दे दे जिसकी है। दौलत लेकर वो चला जाएगा। किताब में उसका नाम नहीं लिखा है जिसकी दौलत है, जो दौलत लेने आया है। लेकिन मैंने अपनी ताकत से शक्ति को बुलाकर पूछा तो उसने बताया कि अब की बार वो तीसरी बार पैदा हुआ है।
पहले 2 जन्मों में उसका नाम देवा था और अब उसे देवराज चौहान कहते हैं। तू देवराज चौहान को वो सारी दौलत वापस दे दे, वो चला जाएगा, सब ठीक रहेगा, फिर तबाही नहीं होगी, पहले की तरह सब कुछ चलता रहेगा। जगदम्बा के चेहरे पर दरिंदगी के भाव आ ठहरे। तू मुझे डराता है पुजारी? मैं तेरे को क्यों डराऊंगा ये तू जाने, लेकिन तू मुझे मजबूर करने की कोशिश कर रहा है कि मैं देवराज चौहान नाम के उस आदमी से डर जाऊं और उसे वो सारी दौलत दे दूं, जबकि तू ये भी जानता है कि दौलत से मुझे प्यार है। खजाने में पहुंच चुकी दौलत में किसी के हवाले कर ही नहीं सकता। क्या करेगा तू दौलत का? ये तेरे किस काम की? ये तो बाहरी दुनिया के लोगों की ज़रूरत है, पुजारी बोला। ठीक कहता है, लेकिन दौलत को इकट्ठा करना मुझे अच्छा लगता है। जिद ना कर, मान जा। देवराज चौहान को दौलत दे दूं? जगदम्बा शिकायत भरे स्वर में क्या उठा। वक्त की यही मांग है, ऐसा करने से हर तरफ शांति रहेगी और तेरा भी कुछ ना बिगड़ेगा। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत बड़ी भूल कर रहा है तू, तबाह हो जाएगा। किताब में आगे बहुत कुछ लिखा है, आने वाले वक्त के बारे में सब कुछ लिखा है। वो भी बता दे, जगदम्बा गुर्राया। नहीं सुन पाएगा तू, बता। लिखा है जगदम्बा अपने स्वार्थ की खातिर दौलत वापस करने से मना कर देगा और देवराज चौहान उस दौलत को पाने के लिए मीनार के रास्ते से भीतर प्रवेश कर जाएगा। फिर जगदम्बा ठहाका लगाकर हंस पड़ा। पुजारी के झुर्रियों वाले माथे पर बलों में बढ़ोतरी हो गई। जगदम्बा ने हंसी रोकी, चेहरा लाल सा हो उठा था। तू बेवकूफ़ है पुजारी। वो कैसे? देवराज चौहान अपना पैसा लेने मीनार के रास्ते जाएगा तो उसका जीवन भीतर ही खत्म हो जाएगा। वो कभी भी जिंदा बाहर ना निकल पाएगा। जैसे पहले लोग मरे हैं, वैसे ही देवराज चौहान भी मर जाएगा। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई पुजारी। जगदम्बा का सा कड़वा जहरीला हो चुका था। जानता है उन दोनों साधुओं ने अपना पूरा जीवन क्या बनाने में लगा दिया? मीनार मीनार के नीचे क्या है? कुछ भी तो नहीं है, सब देखा हुआ है मेरा। 2-4 कमरे हैं और चंद रास्ते हैं जो आगे जाकर बंद हो जाते हैं। दोबारा बाहर निकलने का रास्ता नहीं खुलता। भीतर जाने वाला नहीं, वहीं जान गंवा बैठता है। पुजारी मुस्कुरा पड़ा। ना समझ है तू। स्वार्थी से वहीं तक सोता है जहाँ तक उसे लाभ होता है। क्या कहना चाहता है पुजारी? मीनार के नीचे तिलिस्म है जगदम्बा। किताब में स्पष्ट लिखा है। वहाँ जो तेरे को दिखता है वो तो धोखा मात्र है। मीनार से रास्ता जाता है एक नई दुनिया की तरफ, लेकिन उस रास्ते पर वही जा सकता है जिसके नाम का वो तिलिस्म बांध रखा है साधुओं ने। तिलिस्म से बंद दरवाज़ों को तोड़कर वही आगे बढ़ सकेगा। तिलिस्म? ये क्या होता है? खुलासा तो तुम्हें नहीं समझा सकता। इतना जान लो कि रास्ते पर जादुई दरवाजे हैं जिन्हें कोई समझ नहीं सकता। वो दरवाजे सिर्फ वही खोल सकता है। बनाते वक्त उन दरवाज़ों को के नाम पर जिसके नाम पर बांधा गया होता है। शायद तुम इस बात को ना समझ सको। जगदम्बा पुजारी को देखता रहा। भरोसा नहीं मेरी बात का? पुजारी बोला। कुछ समझ नहीं आ रहा। जगदम्बा एकाएक परेशान दिखा। पुजारी खामोश रहा। वो तिलिस्म किसके नाम से बांधा गया है? जगदम्बा ने पूछा। 2 के नाम। किताब में नाम तो स्पष्ट नहीं, परंतु एक के बारे में मैं अपनी शक्ति से पता कर चुका हूँ। दूसरे के बारे में भी मालूम कर लूँगा। किताब में दूसरे को संबोधन स्त्री के रूप में दिया गया है। स्त्री को? हाँ, एक तो देवराज चौहान है और दूसरी कोई स्त्री है। कौन? नहीं मालूम। मालूम करने का समय नहीं मिला। इस तिलिस्म में चंद खास दरवाजे ऐसे भी हैं जो कि इन स्त्री पुरुष के एक साथ होने पर ही वो खुलेंगे, यानी कि उन दरवाज़ों के पास इनकी मौजूदगी हर हाल में चाहिए। पुरुष तो देवराज चौहान हो गया, परंतु स्त्री के बारे में अभी पता करना बाकी है। तुम कहना चाहते हो कि वो स्त्री भी यहाँ आ चुकी है? कुछ भी हो सकता है। वो तारा भी तो हो सकती है। जगदम्बा क्या उठा। बाहरी स्त्री कोई दूसरी तो इधर नहीं आई? जिससे तूने ब्याह किया उसकी बात कह रहा है? हाँ पुजारी, कोई भी हो सकता है। जगदम्बा कुछ पल खामोश रहकर क्या उठा। पुजारी, हाँ, तिलिस्म क्यों बनाया जाता है? किसी को कहीं जाने के लिए रास्ता देने दिखाने के लिए, कोई चीज़ सुरक्षित रखने के लिए, गुप्त तौर पर कार्य करने के लिए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, दूसरों के सामने खुद को बेहतर दर्शाने के लिए, या फिर किसी बेहद खास वस्तु को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए। बहुत बातें हैं तिलिस्म बनाने के पीछे। मैं स्वयं भी अनजान हूं इन बातों से। किताब से ही कुछ कुछ पता चल पाया है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया किताब के बारे में? कि कैसे बताता? मात्र 2 दिन पहले तो मैं किताब को समझने में कामयाब हो सका हूँ। 80 सालों से इस भाषा को समझने की चेष्टा कर रहा हूँ, परंतु अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। वो 2 साधु कौन थे जिन्होंने ये जगह बनाई? इस बारे में कोई जिक्र नहीं है। कौन थे वो, किधर से आए और कहाँ चले गए, ये तिलिस्म क्यों बनाया उन्होंने? लेकिन ये तो पक्का है कि वो साधारण साधु न थे। भविष्य को वो देख लेते थे, तभी तो उन्होंने ऐसी जगह का निर्माण किया, और बहुत बाद में होने वाली घटनाओं को वो पहली किताब में लिख गए।
पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, यकीनन उनके पास कोई शक्तियाँ थीं। तुम मुझे परेशान कर रहे हो, सच बता रहा हूँ। जाने क्यों ये सच स्वीकार नहीं हो पा रहा मुझसे। इसलिए कि इसमें तुझे अपना लाभ नज़र नहीं आ रहा, पुजारी ने तीखे स्वर में कहा। तू मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहा पुजारी। क्या चाहता है तू, कि मुस्कुरा कर तेरे हक में बात करूँ? वो ठीक रहेगा? जगदम्बा ने पुजारी को घूरा। पुजारी उसकी परवाह न करके क्या उठा। तू चाहे तो इस सच किताब को झूठा कर सकता है। कैसे? वो दौलत देवराज चौहान और देवा को वापस दे दे। वो पैसा लेकर चला जाएगा, फिर वो वापस नहीं आएगा। किताब में लिखा सब कुछ झूठा हो जाएगा। इसमें जीत तेरी ही है, पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा। तू मुझे दौलत वापस करने को कह रहा है? सुना नहीं कि इसमें जीत तेरी ही है? जगदम्बा पुजारी को घूरता रहा। कितनी दौलत तूने इकट्ठी कर रखी है? एकाएक पुजारी ने पूछा। बहुत। दादा के वक्त से लेकर अब तक की बहुत दौलत है। कीमती पत्थरों यानी हीरों की तो गिनती नहीं है, जो हमें कभी ज़मीन के नीचे से मिला करते थे, और भी बहुत कुछ। जो देवराज चौहान की दौलत है वो कितनी कीमती है? खास नहीं। मेरे पास वहाँ जो दौलत रखी है उसके सामने देवराज चौहान की दौलत बूंद की तरह है। तो मान मेरी बात, दे दे देवराज चौहान को उसकी दौलत वापस। तू मुझे परेशान कर रहा है। गलत मत कह, मैं तेरे को बचाने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। पुजारी कह, मैं इस खतरे को ख़त्म भी तो कर सकता हूँ, जगदम्बा दांत भींचकर बोला। पुजारी की आंखें सिकुड़ी। खतरा खत्म कर देगा तू? हाँ। वो कैसे? देवराज चौहान को खत्म करके। पुजारी का बूढ़ा चेहरा गुस्से से भर उठा। तू मेरी सारी मेहनत पर पानी फेरेगा। पागलों वाली बातें कर रहा है। क्यों? स्वार्थी मत बन। देवा के नाम का तिलिस्म उसके जन्म से पहले का बांध रखा है, जब वो दूसरे जन्म का जीवन व्यतीत कर रहा था। इसी से स्पष्ट है कि उसके साथ दैविक शक्तियाँ हैं। अगर उसने तेरे को पार कर लिया तो उस तिलिस्म को खोलता वो आगे बढ़ जाएगा। तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पुजारी ने कठोर स्वर में कहा। जगदम्बा मुस्कुराया, परंतु आंखों में गुस्सा था। वो इंसान है ना? तो और है भी यहीं मेरी ज़मीन पर। फिर मैं उसे आसानी से ख़त्म कर दूंगा। जगदम्बा खतरनाक ढंग से हंसा। ना समझ है तू, मेरे कहने पर भी कुछ नहीं समझ पा रहा। क्या भूल गया मेरा जन्म इसी बस्ती में कभी हुआ था? मैं जो करता हूँ इसी बस्ती के तुम लोगों के भले के लिए करता हूँ। इस वक्त भी तुम्हें जो कह रहा हूँ वो तुम्हारे भले के। मुझे लगता है अब तो अकल से भी बूढ़ा हो गया है, जगदम्बा क्या उठा। बुरा बोल रहा है। जो कुछ भी तूने कहा उसमें मेरे कबीले की तबाही कहाँ है? जगदम्बा ने जहरीले स्वर में कहा। माना कि वो देवराज चौहान मीनार के रास्ते खजाने वाली जगह में प्रवेश कर जाएगा, परंतु उसमें हमारी बर्बादी कहाँ है? उसके भीतर जाने से पहले ही मैं वहाँ से दौलत निकलवा कर कहीं और रख दूंगा। पुजारी ने गंभीरता भरी सांस ली और क्या उठा। देवा और देवराज चौहान मीनार के रास्ते भीतर जाएगा, फिर ज्यों ज्यों वह तिलिस्म के दरवाजे तोड़ता उस रास्ते पर आगे जाएगा, त्यों तो इस बस्ती को बर्बादी घेरती चली जाएगी। झगड़े, खून खराबा बस्ती के लोगों में ही शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे सब कुछ खत्म होता चला जाएगा। जगदम्बा के दांत बिछ गए। एक कड़वी बात और सुन ले। क्या? ये सब तेरी मौत से शुरू होगा। ओ, तब तो जिंदा नहीं होगा ये सब देखने के लिए। किताब में लिखा है। पुजारी ने गंभीर भाव में सहमति से सिर हिला दिया। तेरा भला उसी में है जो मैंने कहा है। मान जा, देवराज चौहान को उसकी दौलत वापस दे दे। वो यहाँ से अपनी दौलत लेकर चला जाएगा। किताब में सच लिखा है। जगदम्बा कुछ चुप रहकर क्या उठा। देवराज चौहान मीनार के भीतर दौलत लेने जाएगा? हाँ। दौलत तो सामने ही पड़ी होगी, फिर वो तिलिस्म के दरवाजे तोड़ता आगे रास्ते पर कैसे बढ़ जाएगा? वो तो दौलत लेकर वापस बाहर आ जाएगा, जगदम्बा ने कहा। ऐसे में मैं नहीं जानता कि तब क्या होगा, पुजारी ने स्पष्ट कहा। जगदम्बा चुप रहा। तेरे को अपनी और बस्ती वालों की जान प्यारी है तो देवराज चौहान को उसकी दौलत वापस दे दे। वो चला जाएगा। आने वाली विपदा से बचने का एक ही रास्ता है तेरे पास। मेरी बात को ग्रहण कर ले, सब ठीक रहेगा। जगदम्बा के होंठ भिजे रहे। पुजारी व्याकुल सा कमरे में टहलने लगा। कभी कभी उसे भी देख लेता था। तेरी बात मान ली पुजारी, एकाएक जगदम्बा कह उठा। पुजारी गहरी सांस लेकर ठिठका। चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। देवराज चौहान को उसकी दौलत वापस दे देगा? हाँ, यही अच्छा है, इसी में बढ़ोतरी है। इसके बाद देवराज चौहान चला जाएगा? पुजारी, अवश्य। देवराज चौहान अपनी दौलत वापस पाने के लिए ही यहाँ भटक रहा है। ठीक है, मैं देवराज चौहान की तलाश करवाता हूँ ताकि उसे उसकी दौलत वापस दे सकूँ। तब तक तुम अपनी शक्तियों से पता करो कि देवराज चौहान के साथ भीतर तिलिस्म में पहुँचने वाली स्त्री कौन सी है। अवश्य, मैं पता लगाकर तुम्हें बताऊंगा। पुजारी मुस्कुरा पड़ा। सरदार जगदम्बा सोचो विचारों में उलझा अपने झोपड़े में पहुंचा। रह रहकर वो कुछ व्याकुल सा हो जाता था। पुजारी की बातों पर वो अविश्वास नहीं कर सकता था। पुजारी जो कहता सोचता था वो बस्ती के और उसके भले के लिए ही सोचता था। पुजारी की बातों से स्पष्ट था कि अगर देवराज चौहान मीनार के भीतर अपनी दौलत लेने गया
तो उसके पश्चात उन सबकी तबाही निश्चित है। किताब में ये सब लिखा था। पुजारी को उस किताब पर विश्वास था तो उसे भी भरोसा था। फिर भी शंका मन में उठती तो थी। तुम कहाँ चले गए थे जगदम्बा? उसे देखते ही तारा ने नाराज़गी दिखाई। मैं कब से तैयार बैठी तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। आधा दिन बीतने को हो रहा है और तुमने खजाना नहीं दिखाया मुझे। अभी बात मत करो तारा। क्यों? मैं परेशान हूँ। मुझे बताओ क्या परेशानी है? तारा फौरन अपनेपन से कह उठी। जगदम्बा ने उसकी बात पर ध्यान न दिया और जोरों से पुकारा, रोटा। झोपड़े के बाहर खड़ा पहरेदार भीतर आ गया। कहो सरदार। मनरा को बुला, जगदम्बा ने कहा। रोटा बाहर चला गया। जगदम्बा एक तरफ रखी पुरानी सी कुर्सी पर बैठ गया। तारा पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, मुझे अपनी परेशानी नहीं बताओगे क्या? जगदम्बा ने उसे देखा और पहलू बदल कर कहा, यह तुम्हारी काम की बातें नहीं हैं। ओह। तारा का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था कि अवश्य कोई खास बात है, वरना जगदम्बा इस कदर उलझा सा नहीं रह सकता। बस्ती वालों से कुछ परेशानी है या बाहर के लोगों से? बाहर के लोगों से। मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। बताओ किसने तुम्हें क्या कह दिया? जगदम्बा कुछ कहने लगा कि बाहर आहट उभरी। मनरा ने भीतर प्रवेश किया। बुलाया सरदार? हाँ। जगदम्बा ने उसे देखते हुए गंभीर व्याकुल स्वर में कहा, एक आदमी मजीरा पर आया हुआ है। उसके बारे में पता करके बता कि इस वक्त वो किधर है। मैं उसे पहचानूंगा कैसे? उसका नाम देवराज चौहान है। तारा चिहूक उठी। देवराज चौहान का नाम सुनते ही जगदम्बा के कंधे पर हाथ रखा हाथ कांपा। देवराज चौहान का चेहरा उसकी आंखों के सामने उभरा। चेहरे का रंग कुछ फीका पड़ा। अपने पर काबू पाने की चेष्टा की तारा ने। ठीक है सरदार। देवराज चौहान को कुछ कहना है या सिर्फ उसके बारे में पता कर? किसी को पता न चले कि तू क्या पता कर रहा है। समझ गया। मनरा जाने को पलटा। देवराज चौहान के बारे में मुझे जल्दी बताना, पीछे से जगदम्बा ने कहा। ठीक है सरदार। मनरा ने बिना पलटे कहा और बाहर निकलता चला गया। तारा के मस्तिष्क में आंधियाँ चल रही थीं। वो जान लेना चाहती थी कि मामला क्या है। एकाएक उसे अनजाना सा खतरा महसूस होने लगा था सिर पर। जगदम्बा ने कंधे पर रखा तारा के हाथ को थामा। खाना खा लिया तुमने? तुम्हारे बिना खाना खाने का मन नहीं करता। तारा ने मुस्कुराने की चेष्टा की। हम दोनों एक साथ ही खाना खाएंगे। जगदम्बा ने उसकी कमर पर हाथ रखा। एक बात तो बता। हाँ। गाड़ी में रखी वो दौलत किसकी थी? देवराज चौहान का जिक्र वो सुन चुकी थी। अब झूठ कहना ठीक नहीं था। देवराज चौहान की है। ये बात न बताई उसने कि वो दौलत ताराचंद की है। ये बताने पर यह बात भी खुल सकती थी कि ताराचंद उसका पति है, जबकि वो जगदम्बा से कह चुकी है कि उसने शादी नहीं की। जगदम्बा ने सिर उठाकर तारा को देखा। देवराज चौहान को जानती हो तुम? थोड़ा थोड़ा, तारा ने बेमन से जवाब दिया। कौन है वो? बहुत खतरनाक इंसान है, डकैती करता है, लोग उससे डरते हैं। तेरे पास उसका पैसा कहाँ से आया? जगदम्बा ने पूछा। मुझे पड़ा मिल गया, तारा ने लापरवाही से कहा और जगदम्बा के पास से हटकर उस मटकी की तरफ बढ़ गई जिसमें शराब भरी हुई थी। तो पैसा मैं ले भागी। बुरा किया क्या? नहीं, जगदम्बा मुस्कुराया। तुम बुरा कर ही नहीं सकती। तारा ने जगदम्बा को देखा और शांत भाव से मुस्कुराई। 2 गिलास उसने मटके के पास रखे और उन्हें शराब से भरने लगी। चेहरे पर अब साधारण भाव थे। देवराज चौहान से तुम्हें क्या काम पड़ गया? वो बोली। उसे वो पैसा वापस करना है जो तुम ले आई थी। तारा की टांगों से हल्का सा कंपन उभरा। माथे पर बाल आ ठहरे। शराब के दोनों गिलास उठाए वो पास पहुंची और जगदम्बा की तरफ एक बढ़ाया। लो। जगदम्बा ने फौरन गिलास थाम लिया। नजरें तारा के जिस्म पर फिरी। रात की मादकता से भरा वक्त उसकी आंखों के सामने नाच उठा। तारा ने उसकी नज़रों को समझा। जगदम्बा ने एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया। तारा ने एक घूंट भरा और जगदम्बा के पास आ गई। जगदम्बा का हाथ उसकी कमर पर फिरने लगा। जगदम्बा। तारा का हाथ उसके चेहरे पर फिर रहा था। मुझे हैरानी हुई ये सुनकर कि तुम वो दौलत देवराज चौहान को वापस देने जा रहे हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम ठीक कहती हो, लेकिन ऐसा करना पड़ेगा मुझे। पुजारी जो कहता है सच कहता है। क्या कहता है पुजारी? देवराज चौहान अगर यहाँ से वापस नहीं गया तो हम लोग तबाह हो जाएंगे। उसे वापस भेजना ज़रूरी है। जगदम्बा के चेहरे पर अब नशा सवार होता नजर आने लगा था। उसे उसका पैसा मिल जाएगा तो वो वापस चलता चला जाएगा। पुजारी पागल है। तारा के होंठों से तीखा स्वर निकला। जगदम्बा ने तारा को देखा। पागल है? लो। तारा ने अपने हाथ में से पकड़ा अपना गिलास जगदम्बा की तरफ बढ़ाया। इसे खाली करो। जगदम्बा ने उसके हाथ से गिलास पकड़ा और घूंट भरा। तारा इस बात से ज़्यादा परेशान थी कि अगर देवराज चौहान ने जगदम्बा को ताराचंद के बारे में बता दिया कि वो उसका पति है तो जगदम्बा का मन उससे हट जाएगा। पैसे की उसे खास चिंता नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि जगदम्बा के खजाने में बहुत दौलत है। थोड़ी बहुत कम हो गई तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, परंतु उसके बारे में जगदम्बा जान गया तो उसके हक में बुरा होगा। तुमने पुजारी को पागल क्यों कहा तारा? जगदम्बा की आवाज़ नशे में अब भारी होने लगी थी।
क्योंकि उसने तुम्हें कहा कि दौलत देवराज चौहान को वापस दे दो। पास में रखी दौलत दूसरों को दे देने वाला पागल ही होता है, और तुम भी उसकी बातों में आ गए। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो हम तबाह हो जाएंगे। सब बकवास है। तारा मुंह बना करके उठी। जगदम्बा का हाथ तारा के जिस्म पर बराबर फिर रहा था। कौन तबाह करेगा तुम्हें? वो देवराज चौहान, जिसे तुम आसानी से खत्म कर सकते हो। जगदम्बा ने नशे वाला चेहरा उठाकर तारा को देखा। तारा झुकी और उसके चेहरे को चूम लिया। जगदम्बा का नशा दुगना हो गया। उसके हाथ तारा के कपड़ों के भीतर जाने लगे। क्या करते हो? तुम बहुत खूबसूरत हो। क्यों मजाक करते हो? तारा के हाथ उसके शरीर पर फिरे। रात को तो तुमने मुझे पागल कर दिया था। मुझ पर से तो अभी तक रात का नशा नहीं उतरा। आओ दूसरे कमरे में चलते हैं। दूसरे कमरे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जगदम्बा ने कहा और हाथ में पकड़ा गिलास खाली करके एक तरफ लुढ़का दिया और कुर्सी से खड़ा हो गया। बाँह आगे बढ़ाकर तारा की कमर में लपेटी। तुम तो मुझे पागल करके रहोगी तारा। पागल तो मैं हो रही हूँ। दोनों दूसरे कमरे की तरफ गए। वहाँ पहुँचे। बेड पड़ा था वहाँ। जगदम्बा ने तारा को दोनों बाहों में समेटकर अपने सीने से लगा लिया। शराब का नशा चढ़ चुका था जगदम्बा पर। तारा भी तो यही चाहती थी। छोड़ो भी। नहीं तुम। एक मिनट छोड़ो तो। जगदम्बा ने छोड़ा उसे। तारा उससे 3 कदम दूर हटी और कपड़े उतारने लगी। उत्तेजना के मारे जगदम्बा का नशे भरा चेहरा लटकने लगा। तारा की निगाह बराबर जगदम्बा पर थी। जगदम्बा उसके चेहरे को देखना तो भूल गया था, उसके शरीर को ही देखे जा रहा था। उतार फेंके तारा ने अपने कपड़े। इसमें कोई शक नहीं कि 50 बरस की तारा का अंग अंग जगदम्बा बेहद कसा हुआ था। लगता था जैसे नई नई अभी इस मैदान में उतरी हो। ऐसी तीखी छुरी लग रही थी वो। तारा, जगदम्बा नशे में कह रहा था, सिर्फ एक बारी मेरा तेरे साथ सोया हूँ, तूने पागल कर दिया मुझे। आ मेरे पास आ जा। उसने अपनी बाहें खोली, मेरी बाहों में समा जा। तारा शांत सी वहीं खड़ी रही। तड़पा मत, अभी जा। तारा खड़ी रही। पागल करके रहेगी। जगदम्बा तड़प कर आगे बढ़ा। जानता है मैंने तेरे साथ क्यों ब्याह किया? क्यों राजी हो गई तेरे से ब्याह करने को? जगदम्बा ठिठका। क्या कह रही है? मैंने समझा तू सरदार है यहाँ का, तभी तेरे से ब्याह किया था। सरदार हूँ? कौन कहता सरदार नहीं हूँ? नशे में जगदम्बा अपनी छाती पर हाथ मारकर बोला। मुझे तो वो पुजारी सरदार लगता है। पागल। जगदम्बा हंसा। मेरा मुकाबला उससे कर रही है? तू उसकी बात जो मानता है? क्या मानी? इतनी बड़ी दौलत तू देवराज चौहान के हवाले कर रहा है, ये तो कायरता है, सरदारी नहीं। जगदम्बा का नशा कुछ कम हुआ। गलत कहा मैंने? तारा ने चुपते स्वर में कहा। जगदम्बा नशे भरी आंखें सिकोड़े तारा को देखता रहा। तभी तारा आगे बढ़ी और जगदम्बा से लिपट गई। तारा के गर्म शरीर ने जगदम्बा को पागल कर दिया। उसने तारा को भींच लिया। डार्लिंग, तारा, सरदारी दिखा अपनी। कैसे? देवराज चौहान को कुछ भी नहीं है। देवराज चौहान कुछ भी नहीं है तेरे सामने। तू तो सरदार है यहाँ का। चाहे तो उसके शरीर की बोटी बोटी कर सकता है। तेरे सामने उसकी औकात ही क्या है? तू बड़ा कि वो बड़ा? मैं बड़ा। तो मुझे सरदार बन के दिखा। क्या करूं? जगदम्बा के मस्तिष्क पर औरत और शराब का नशा ढोल पीट रहा था। देवराज चौहान को खत्म कर दे। ऐसा ही करूंगा। मामूली बात है मेरे लिए। पुजारी को बता दूंगा। पुजारी को बता देगा? हाँ। सरदार तू है या पुजारी? मैं। तो फिर उसे बताने की क्या ज़रूरत है? देवराज चौहान का टुकड़े किया शरीर उसके कदमों में डालना, ताकि वो भविष्य के लिए जान ले कि तेरे जैसा ताकतवर दूसरा नहीं आ। हाँ, ऐसे ही करूँगा। ये काम ऐसे करना कि काम होने के बाद ही पुजारी को पता चले कि तूने अपनी बहादुरी दिखा दी है। ठीक। एक बात तो बता। तारा उसके कपड़े खोलती क्या उठी। क्या? पुजारी कहेगा कि तू तारा को छोड़ दे, तो क्या तू तारा को छोड़ देगा? मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। क्या कर तो देखे वो ऐसा। ओ डार्लिंग जगदम्बा, तुम कितने अच्छे हो। जगदम्बा पागल सा हो रहा था। कपड़े उतर चुके थे जगदम्बा के। सोचता क्या है? कह दे बाहर कि देवराज चौहान को जल्दी से ढूंढ कर खत्म कर दो। मन रहा आएगा अभी उसे बोलूंगा, अब चुप रह। कहने के साथ ही जगदम्बा ने तारा को उठाया, बेड पर लुढ़क गया। अब जौहर दिखाना तारा के हिस्से में था। जगदम्बा को पागल किए रखना ज़रूरी था। वो उसके शरीर में उलझा रहेगा तो ठीक से सोच नहीं पाएगा, तभी तो उसकी बात मानेगा। तारा उंगलियों पर नचाए रखना चाहती थी जगदम्बा को। शाम के 4 बज रहे थे। जगदम्बा और तारा फुर्सत पा चुके थे। दोनों नदी पर नहा भी आए थे और खाना भी खा चुके थे। जगदम्बा के सिर पर सवार हो चुकी थी तारा। तारा ने उसे अपना ऐसा रूप दिखाया था कि वह चंद घंटों बाद आने वाली रात के बारे में सोचने लगा था, कि जब तारा के साथ अकेला होगा। शराब का नशा अभी भी हल्का हल्का उस पर सवार था, सुरूर में था। याद है तुम्हें? तारा धीमे स्वर में बोली। देवराज चौहान को मारना है, जगदम्बा सरदारी वाली भाषा में बोला।
हाँ, उसे पैसा नहीं देना है, तूने दिखा देना है कि तू असल में सरदार है। मैं ही सरदार हूँ, शक वाली बात मत कर। कुछ देर बाद ही मनरा आ पहुँचा। क्या पता करके आया? देखा मैंने देवराज चौहान को, मनरा ने कहा। वो पक्का देखा? हाँ सरदार। जगदम्बा ने तारा को देखा। तारा अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराई। मनरा। जगदम्बा गंभीर स्वर में क्या उठा। बहुत ज़रूरी काम करना है। हुक्म सरदार। देवराज चौहान को ख़त्म करना है। मामूली काम है, अंधेरा होने से पहले ही उसे ख़त्म कर दूंगा। पुजारी को पता नहीं चलना चाहिए कि तू देवराज चौहान को मेरे कहने पर ख़त्म करने जा रहा है। चुपचाप साथ में कुछ लोगों को ले ले, पहले ना पता चले कि तू क्या कर रहा है। समझ गया। देवराज चौहान को मार देने की खबर जल्दी मेरे को सुना। साथ ही जगदम्बा ने जाने का इशारा किया उसे। मनरा बाहर निकल गया। ये हुई सरदारी की बात। तारा ने उसे हवा दी। तब तो मुझे बहुत अजीब सा लगा था कि पुजारी के कहने पर तुम देवराज चौहान को दौलत देने जा रहे थे। दी तो नहीं, तेरी बात ही मानी। सही मर्द औरत की ही बात मानता है, तारा ने कहा और जगदम्बा का गाल थपथपाया। जगदम्बा मुस्कुराया और उठ खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे हो? पुजारी के पास। क्यों? देखो तो सही कि अब वो नई बात क्या कहता है। उसे मत बताना कि तुमने देवराज चौहान को ख़त्म करने का आदेश दे दिया है। सोचो भी मत, पुजारी मेरे से कुछ ना जान सकेगा, जगदम्बा बोला। जवाब में तारा बेहद मीठे ढंग में मुस्कुराई। जगदम्बा पुजारी के झोपड़े पर पहुंचा। वो झोपड़े के पहले वाले कमरे में मिला। पसीने से उसका झुर्रियों वाला चेहरा भरा हुआ था। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसके देखते ही देखते वो नीचे बैठ गया। सेहत ठीक है पुजारी? पुजारी ने कुछ नहीं कहा, सांसें संयंत्र करता रहा अपनी। फिर क्या उठा? क्यों आया? देवराज चौहान की तलाश करवा रहा हूँ ताकि उसे उसकी दौलत दे सकूँ। अच्छा कर रहा है, पुजारी ने सिर हिलाया। तुमने पता किया कि देवराज चौहान के साथ कौन सी बाहरी औरत के नाम पर तिलिस्म में दरवाजे हैं? हाँ, वही पता करके आ रहा हूँ भीतर से। बहुत मेहनत करनी पड़ी, वो बता ही नहीं रही थी। कौन है वो बाहरी औरत? जगदम्बा जल्दी से बोला। ता रही होगी वो। पुजारी ने जगदम्बा को देखा। मोना चौधरी है। मोना चौधरी? पहले 2 जन्मों में उसका नाम मिन्नो था। उसका भी ये तीसरा जन्म है और हर जन्म में उसका झगड़ा देवराज चौहान से रहा। देवराज चौहान और मोना चौधरी में झगड़ा है। दोनों दुश्मन हैं? लगता तो यही है। और तिलिस्म उन दोनों के नाम से बंधा है। अजीब बात है ये, जगदम्बा के होठों से निकला। मेरी शक्ति ने बताया कि उनके ग्रह बार बार उन्हें सामने लाते हैं। पूर्व जन्मों के कुछ काम हैं जिन्हें पूरा करना बाकी रह गया था। उनके कामों के साथ कुछ पवित्र शक्तियाँ भी बंधी हैं कि जब तक उन पूर्व कामों को पूर्ण नहीं किया जाएगा उन्हें भी चैन नहीं मिलेगा। ओह, ये तिलिस्म सब कुछ उन्हीं शक्तियों द्वारा बनाया गया है ताकि देवराज चौहान और मोना चौधरी को आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिलता रहे और वो अधूरे कामों को पूर्ण कर सकें। अब कौन सा अधूरा काम पूरा करना है? अजीब बात है बता रहे हो तुम। मेरी शक्तियों ने मुझे जो बताया वही तुझे कह रहा हूँ। मोना चौधरी कौन है? शहर में रहती है। क्या वो भी इधर आएगी या आ चुकी है? अभी वो मजीरा पहुंची नहीं, लेकिन किसी भी वक्त पहुंच सकती है, पुजारी ने बताया। वो पवित्र शक्तियाँ कौन है जो देवराज चौहान और मोना चौधरी को रास्ता दिखा रही हैं? मैं नहीं जानता, पुजारी ने इनकार में सिर हिलाया। पवित्र शक्तियों से मेरा कभी भी कोई ज्ञान नहीं रहा। मैं बुरी शक्तियों के माध्यम से ही अच्छी बातें जानने में लगा रहता हूँ। तभी तो मेरी मेहनत और वक्त ज़्यादा लगता है, क्योंकि बुरी शक्तियाँ बुरी बातें तो फ़ौरन कह देती हैं, परंतु अच्छी बातें मुंह से निकालने में उन्हें परेशानी महसूस होती है। समझा? चुप से रहे वे। क्या देवराज चौहान जानता है कि आने वाले वक्त में उसके साथ क्या होने वाला है? नहीं, वो अनजान है इन सब बातों से। अगर वो तिलिस्म के रास्ते पर बढ़ गया तो समझ जाएगा कि किस रास्ते पर पड़ चुका है। पुजारी क्या उठा। कैसे समझ जाएगा? उसे शीघ्र ही पूर्व जन्म की याद आ जाएगी। तब वो जिन हालातों में होगा वो पूर्व जन्म के तौर पर उन्हें पहचान लेगा। यह जन्म उसके मस्तिष्क में धुंधला हो जाएगा और धुंधले हुए मस्तिष्क में पूर्व जन्म का चक्र अपनी छाया फैला लेगा। फिर वो इस तरह से ही काम करेगा जैसे पूर्व जन्म में है वो। अजीब बात है। कोई अजीब बात नहीं। सरदार जगदम्बा कुछ बेचैन दिखाई दिया। मीनार के रास्ते से देवराज चौहान और मोना चौधरी पूर्व जन्म में भला कैसे पहुंच जाएंगे? ये रास्ता जाता ही उनके पूर्व जन्म में होगा। मत भूल के उन दोनों के साथ पवित्र दैविक शक्तियां हर समय रहेंगी। हर कठिनाई में वो इन दोनों की पूरी सहायता करेंगी। कुछ समझ नहीं आ रहा, कितनी अजीब बातें। एक बात तो बता पुजारी। क्या? दोनों में से एक मर जाए तो क्या होगा? क्या मतलब? पुजारी की आंखें सिकुड़ी। देवराज चौहान या मोना चौधरी में से एक मर जाए तब क्या स्थिति होगी उनके काम की? उस स्थिति में सारे काम वहीं के वहीं ठहर जाएंगे। लेकिन तूने ये क्यों पूछा? मन में आया पूछ लिया। कहीं, पुजारी ने घूरा उसे, तो कुछ करने की तो नहीं सोच रहा?
मैं क्यों सोचूंगा? ऐसा कुछ कर मत देना। क्यों? वो पवित्र दैविक शक्तियाँ तुझे बर्बाद कर देंगी कि तूने उनका काम खराब कर दिया। जो कोई उनका काम खराब करता है वो उसे आखिरी सांस तक तड़पाती रहती हैं। वो बहुत अच्छी शक्तियाँ हैं, परंतु बुरी बन जाए तो फिर उन जैसा कोई बुरा भी नहीं। लेकिन वो शक्तियाँ हैं कौन? इस बात का जवाब बहुत गंभीर है। बोल पुजारी। कुछ पल चुप्पी रहकर पुजारी धीमे स्वर में कह उठा, ये वही शक्तियाँ हैं जिन्होंने इस दुनिया को संभाल रखा है, जन्म मरण को संभाल रखा है, ब्रह्मांड को स्थिर कर रखा है। इन शक्तियों के बहुत रूप हैं। कुछ तो इंसान के रूप में जन्म लेकर हम लोगों के बीच रहकर ही अपना कार्य करती हैं। कुछ कभी कभी आवश्यकता के हिसाब से धरती पर आकर इंसान का रूप धारण करके अपना काम करती हैं और फिर वापस चली जाती हैं। इनमें कुछ शक्तियाँ हवा के तौर पर काम करती हैं, वो मात्र हवा ही होती हैं, परंतु दूसरों से बहुत शक्तिशाली होती हैं। इन हवा रूपी शक्तियों के पास हर तरह की शक्तियाँ होती हैं। इनकी ताकत अपने साथियों की ताकत से सबसे ज़्यादा होती है। सैकड़ों में ये हज़ारों लाखों मील दूर पहुंच जाती हैं। पलक झपकते ही किसी की भी खबर ला सकती है। ऐसी शक्ति को गुड्डी कहते हैं। गुड्डी? जगदम्बा ने पुजारी को देखा। पुजारी ने गंभीरता से सिर हिलाया। तुम्हारा मतलब कि गुड्डी सबसे शक्तिशाली होती है? जगदम्बा बोला। वो बहुत शक्तिशाली होती है, परंतु उनकी दुनिया में उनके ऊपर भी हैं दूसरे, जिन्हें गुड्डी को अपने कामों का हिसाब देना होता है। बहुत कुछ है गुड्डी में, मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं समझा सकता। ये हमारी दुनिया के जीते जागते इंसान से मिलती है, बात करती है। तुम तो कह रहे हो कि वो हवा की तरह? हाँ। फिर वो इंसानों से कैसे मिल सकती है? कैसे उनसे बात कर सकती है? उसके पास शरीर तो है नहीं। पुजारी मुस्कुराया, फिर क्या उठा। रहने दे इन बातों को, ये तू ना समझेगा और ना ही मैं तुझे समझा पाऊंगा। देवराज चौहान को तलाश करो, उसे वो दौलत वापस दे दे जिसकी तलाश में वो यहाँ आया है। तब वो चला जाएगा, फिर सब ठीक रहेगा। मोना चौधरी भी तो इधर आ रही। देवराज चौहान यहाँ नहीं होगा तो मोना चौधरी को हर हाल में वापस जाना होगा, तब यहाँ उसका कोई काम नहीं होगा। मैं समझा नहीं। देवराज चौहान मोना चौधरी के बिना थोड़ा बहुत काम कर सकता है, परंतु मोना चौधरी देवराज चौहान के बिना यहाँ कोई काम नहीं कर पाएगी। तब उसे वापस जाना ही होगा, पुजारी ने कहा। ऐसा क्यों? ग्रहों का खेल है। जा तू, मुझे आराम करने दे। देवराज चौहान को तलाश करके उसे दौलत वापस कर दे। 3 घंटे बाद मनरा वापस आकर सरदार जगदम्बा से मिला। खत्म कर दिया देवराज चौहान को? तारा ने उसे देखते ही पूछा। मनरा हर काम पूरा करके ही आता है। जगदम्बा मुस्कुराया और मनरा पर नज़र मारी। सरदार, कुछ खबर मिली है, इसलिए देवराज चौहान तक पहुंचने से पहले ही आ गया। कैसी खबर? कुछ लोग आज आपसे मिलने आए थे, जिन्हें तरसेम लेकर आया था। तो वो सब मास्टर के साथ मिल गए हैं। सुना है कि उनका पहला उद्देश्य देवराज चौहान को ख़त्म करना है। क्यों? उन्हें डर है कि देवराज चौहान आपका खजाना लूट ले जाएगा। देवराज चौहान डकैती करता है। जगदम्बा की आंखें सिकुड़ी। ये खबर सुनकर तू वापस आ गया? वही देवराज चौहान को ख़त्म कर देंगे, हम क्यों मेहनत करें उसे मारने में? जगदम्बा के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। मुझे तो लगता है कि उन्हें हमसे ज़्यादा जल्दी है देवराज चौहान को ख़त्म करने की। वो देवराज चौहान को ख़त्म करने के लिए उसे घेरने की प्लानिंग बना रहे हैं। तेरे को कहाँ से पता चला? तरसेम ने बताया। जगदम्बा ने तारा को देखा। तारा सिर हिलाकर कह उठी, हमें देवराज चौहान खत्म चाहिए, बेशक उसे कोई भी मारे। जगदम्बा ने मनरा को देखकर कहा, थोड़ा सा वक्त देख ले, कल दोपहर तक देख ले, हो सकता है वे देवराज चौहान को ख़त्म कर दें। मास्टर जिस काम में हाथ डालता है उसे पूरा करके रहता है। बाकी भी खतरनाक हैं, तरसेम ने बताया है। वहाँ क्या हो रहा है मुझे पता चलता रहना चाहिए, मैं इन बातों पर नज़र रखूँगा, कहकर मनरा चला गया। वो सब देवराज चौहान के दुश्मन बन गए, यह हमारे लिए अच्छी बात है, तारा बोली। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि अचानक ही सब उस दौलत के पीछे क्यों पड़ गए, जबकि मेरे पास पहले से भी दौलत रखी हुई है। तब तो किसी ने इधर का रुख नहीं किया। जगदम्बा क्या उठा। छोड़ो इन बातों को, शायद अभी ये सब शुरू होना था। तारा ने लापरवाही से कहा, तुमने अभी तक बताया नहीं कि पुजारी से क्या बात हुई, क्या बोला वो? वो कहता है कि अभी यहाँ मोना चौधरी भी आएगी। मोना चौधरी? तारा चौंकी। क्या हुआ? कहीं ये वो मोना चौधरी तो नहीं जो इश्तिहारी मुजरिम है? तारा के होंठों से निकला। मुझे नहीं मालूम, तुम क्या कह रही हो? तारा ने अपना सोचों से भरा चेहरा हिलाया। जगदम्बा ने तारा का हाथ थाम लिया। ये क्या कर रहे हो, रात तो हो लेने दो। एकाएक तारा मुस्कुराई। मुझे शिकायत है तुमसे। जगदम्बा प्यार भरी नज़रों से तारा को देखने लगा। मुझसे? हाँ, तुमने मुझे खजाना नहीं दिखाया। तारा ने मीठी नाराज़गी दिखाई। दिखाऊंगा, जल्दी दिखाऊंगा। देवराज चौहान और जगमोहन जंगल में थे। उन्हें तलाश थी जगदम्बा की बस्ती की। वहाँ कोई रास्ता बताने वाला नहीं था, दिशा निर्देश नहीं था कि बस्ती की तरफ जाने के लिए कौन सी दिशा की तरफ बढ़ना है, तो ऐसे में भटक जाना लाजमी था। शाम ढलने को आ रही थी। सूर्य पश्चिम की तरफ से खिसक रहा था। इस तरह तो जंगल में भटकते भटकते रात हो जाएगी। जगमोहन क्या उठा। हमें साथ में किसी ऐसे इंसान को लेना चाहिए था जो रास्ता जानता हो।
मेरा भी यही ख्याल है। रास्ता जानने के लिए किसी को साथ लाना होगा, देवराज चौहान ने कहा। तो ये काम आज नहीं हो सकेगा, तब तक अंधेरा घिर जाएगा, जगमोहन टिटका। हाँ, अब कल सुबह आना ही बेहतर होगा। वो देखो, उधर कोई है, जगमोहन ने कहा और पेड़ों के बीच में से एक तरफ दौड़ा। देवराज चौहान के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। दो व्यक्ति काफ़ी दूर पेड़ों के बीच में उसने भी जाते देखे। एक कुछ पहचाना सा लगा उसे। देवराज चौहान भी जगमोहन के पीछे पीछे भागा। उन दोनों को शायद अपने पीछे होने वाली हलचल का आभास हो चुका था। वे ठिठक कर पलटे, तब तक जगमोहन और देवराज चौहान उसके करीब पहुंच चुके थे। वो ताराचंद और बुंदेला थे। देवराज चौहान को अचानक ही सामने पाकर ताराचंद चौंका। देवराज चौहान ताराचंद को देखने लगा। ये तो ताराचंद है। जगमोहन ने अचकचाकर देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान? बुंदेला के होंठों से निकला। ताराचंद ने गंभीर ढंग में सिर हिलाया। मैं जानता था कि तुम कभी भी मिल सकते हो। मास्टर ने बताया था कि तुम मजीरा में हो। मुझे भी मास्टर ने ही बताया था कि ताराचंद मजीरा आ चुका है, देवराज चौहान बोला। ओह, तो मास्टर मिला तुमसे? ताराचंद की आंखें सुकड़ी। आज ही मिला, हीरा दिया उसने मुझे। हाँ, गाड़ी के टायर के पास से उठाया था उसने, मैं वहीं था तब, ताराचंद ने कहा। क्या उसका मिलने का अंदाज दोस्ताना था या वो? नहीं, वो मुझे बताने आया था कि गाड़ी में रखी दौलत सरदार जगदम्बा ले गया। ये बात बताकर जाने वो क्या चाहता था, या फिर मजीरा में अपनी मौजूदगी का एहसास कराने आया था। कुछ पल उनमें चुप्पी रही। ताराचंद, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हारी सारी दौलत 1 महीने के लिए उधार ली है। ऐसे में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। दौलत की वापसी का देनदार मैं हूँ। या फिर तुमने ये सोचा होगा कि दौलत तलाश करके मैं ही ना ले जाऊँ? तुम्हें मुझ पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास ना होता तो तुम्हें इतना बड़ा काम सौंपता ही क्यों? तो फिर मजीरा कैसे आना हुआ? देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। दौलत को वापस ले जाने में हमें परेशानी ना हो, इसलिए माल उठाने के लिए सहारा देने आ गया, जगमोहन ने व्यंग से कहा। क्यों ताराचंद, यही बात होगी ना? ताराचंद ने जगमोहन को देखा, फिर देवराज चौहान से क्या उठा। हालातों पर गौर करने के बाद मुझे लगा कि जैसे तारा की नीयत भी खराब हो सकती है दौलत पर। तारा? मेरी पत्नी? ऐसा क्यों लगा तुम्हें? छोड़ो, ऐसा लगा तो मैं दौलत के पीछे पीछे रानों की तरफ चल पड़ा, लेकिन मजीरा में आकर ही मुझे रुक जाना पड़ा, क्योंकि दौलत और तारा के यहीं होने की खबर मिल गई थी। ताराचंद ने गहरी सांस ली। तुम्हें तो यही पता होगा कि तब सारी दौलत अयूब खान लेकर भाग गया। देवराज चौहान ने कश लिया। नजरें ताराचंद पर थी। तुमने सोचा तुम्हारी पत्नी तारा ने यह सब किया है? जगमोहन बोला। गलत भी नहीं सोचा। क्या मतलब? ये काम तारा ही करने जा रही थी। ताराचंद ने कड़वी नज़रों से पास खड़े बुंदेला को देखा। मेरे इस वफादार और अपने आशिक के साथ मिलकर तारा ने बहुत गलत किया। बुंदेला ने सूखे होठों पर जीभ फेरी और मुंह फेर लिया। ये सब बातें विस्तार से जानने के लिए पढ़ें अनिल मोहन का पूर्व प्रकाशित उपन्यास सरगना, जो कि आपको अनिल मोहन की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पूरी बात बता। ताराचंद ने तारा और बुंदेला के बारे में सब कुछ बताया। सुनते ही जगमोहन क्या उठा। तो तारा ने सरदार जगदम्बा से ब्याह कर लिया ताकि जगदम्बा से वो दौलत हासिल कर सके, उसका खजाना पा सके, ताराचंद ने व्यंग से कहा। कुछ घंटे पहले ही तारा आदिवासी औरतों के साथ नदी पर नहा रही थी। मैंने दूर से देखा और बुंदेला को उसके पास भेजा, हरामी बहन बनकर इससे मिली कि साथ वाली युवतियाँ उस पर शक न कर सकें। तुमने भी देखा उसने? तुम्हें भी देखा उसने? नहीं, मैं दूर था। मुझे देख लेती तो बिना कपड़े पहने नदी से निकलकर भाग खड़ी होती। देवराज चौहान के चेहरे पर सोच के भाव नजर आ रहे थे। उनके बीच बातें होती रहीं। एक दूसरे की जानकारी का वे फ़ायदा उठाते रहे। आखिरकार जगमोहन ने बुंदेला पर नज़र मारकर कहा, यह फिर हरामीपन दिखाएगा, इसे साथ नहीं रखना चाहिए। ताराचंद ने कठोर निगाहों से बुंदेला को देखा। अब यह कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन तुम कहाँ भटक रहे हो? कहने के साथ ही ताराचंद ने गंभीर स्वर में देवराज चौहान से पूछा। दौलत तो जगदम्बा के खजाने में पहुंच गई है। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। सुना है जगदम्बा के खजाने से दौलत को निकाल पाना असंभव बात है। ऐसे ही कुछ सुना है, देवराज चौहान ने कहते हुए पुनः सिर हिलाया। फिर क्या करोगे? तुम्हारी दौलत वहाँ से बाहर लाऊंगा। अगर ये काम नहीं कर सका तो तुम्हारा पैसा मैं लौटाऊंगा अपने पास से। ताराचंद देवराज चौहान को कुछ पल देखता रहा, फिर क्या उठा। इतनी ज़्यादा चिंता ना करो मुझे पैसा लौटाने की। मैं तुमसे शिकायत नहीं करूँगा देवराज चौहान। उस वक्त तुम्हारी सारी दौलत मेरी निगरानी में थी, इसलिए इसे लौटाने की जिम्मेवारी मेरी है, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। ऐसे में तुम्हें दौलत वापस मिलकर रहेगी। ताराचंद गहरी सांस लेकर रह गया। तभी जगमोहन जल्दी से क्या उठा। अगर वापस नहीं लेना चाहते तो तुम्हारी मर्जी, बेशक आधी आधी कर लेना। आधी आधी? ताराचंद मुस्कुराया। क्या अर्ज है? मेरा माल मुझसे ही आधा कर रहे हो? तुम तो पूरा छोड़ने को तैयार, वो अलग बात है, लेकिन आधा आधा करने का इरादा मेरा दूर तक नहीं है, ताराचंद ने कहा और देवराज चौहान को देखकर पूछा। तुम दोनों इस वक्त कहाँ जा रहे हो? मजीरा में, जगमोहन बोला। सरदार जगदम्बा की आदिवासी बस्ती के लिए निकले थे, परंतु लगता है रास्ता भटक गए।
सोच रहे थे किसी को साथ लेकर उस तरफ, तभी फायर का धमाका हुआ। गोली जगमोहन की बाँह से रगड़ खाती निकल गई। बचो! ताराचंद ने तुरंत छलांग लगाई और पेड़ के तने की ओट में हो गया। बुंदेला भी दौड़ा। जगमोहन उसी पल नीचे बैठा और लुढ़कता हुआ पेड़ के तने की ओट में हो गया। देवराज चौहान ने फायर की आवाज़ के साथ ही पोजीशन ले ली थी। उन सबके हाथों में रिवॉल्वरें आ गई थीं। चंद पलों के लिए गहरा सन्नाटा वहाँ उभरा रहा। जगमोहन, देवराज चौहान ऊंचे स्वर में बोला, तुम ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, जगमोहन की आवाज़ सुनाई दी। किन लोगों ने हम पर गोली चलाई? ताराचंद की कठोर आवाज़ सुनाई दी। मालूम नहीं, देवराज चौहान ने कहा, लेकिन वे लोग सामने की तरफ पेड़ों के पीछे हैं। उनकी संख्या ज़्यादा लग रही है। 3 को मैं देख चुका हूँ। सबकी नज़रें उसी तरफ उठने लगीं। 25-30 कदम आगे पेड़ों के पीछे किसी के छिपने का एहसास हो रहा था। देवराज चौहान ने ठीक कहा था कि उनकी संख्या ज़्यादा थी। देवराज चौहान, ताराचंद की आवाज़ सुनाई दी। क्या तुम्हारा झगड़ा हुआ किसी से मजीरा में? नहीं, तो ये लोग हम पर गोलियां क्यों बरसा रहे हैं? एक पेड़ के पीछे से किसी की बाँह हिलती दिखी। बुंदेला ने उसी पल निशाना लेकर ट्रिगर दबा दिया। गोली उस बाँह को नहीं लगी, पेड़ के तने में जा धंसी। जवाब में 3-4 गोलियां इधर को आईं जो किसी को ना लगी। देवराज चौहान, तभी मीरचंद का कठोर स्वर उसके कानों में पड़ा। मेरी आवाज़ सुन रहा हो? मीरचंद, देवराज चौहान के होंठों से निकला। सुन रहा हूँ, देवराज चौहान ने ऊंचे स्वर में कहा। उसका चेहरा सख्त हो गया था। इतना तो मालूम हो गया था कि तू गोमेद के साथ मजीरा आ रहा है, लेकिन मुझे ही घेरेगा ये बात मेरी समझ में नहीं। अयूब और जमीर को तू रानों से भगा लाया और मेरा पैसा उनके पास था, वो मुझे वापस लेना था, देवराज चौहान ने ऊंचे स्वर में कहा। पैसों पर किसी का नाम नहीं लिखा होता, वो जिसके पास होता है वही सब उसका मालिक होता है। इस बार गोमेद का स्वर कानों में पड़ा। हम वो पैसा लेने ही मजीरा में आए हैं। वो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा भी नहीं है, तो किसका है? ताराचंद का। इस बार मास्टर की आवाज़ सुनाई दी। पल भर के लिए चुप्पी छाई गई। ये तो सारे हरामी हमारे खिलाफ इकट्ठे हो गए। जगमोहन भिचे स्वर में क्या उठा। ताराचंद के लिए ही मैं उस दौलत को पाना चाहता हूँ, उसे वापस लौटानी है। अयूब खान जब दौलत लेकर भागा तो उस वक्त मैं दौलत का निगरान बना हुआ था, इसलिए दौलत किसी को वापस नहीं दी जाती। देवराज चौहान, मास्टर की आवाज़ कानों में पड़ी। हम तुम्हें जीने का एक मौका दे सकते हैं, अगर तुम अभी मजीरा से निकल जाओ और कभी वापस न लौटो। देवराज चौहान के दांत भिज गए। ताराचंद तने की ओट में शांत सा खड़ा था, चेहरे पर किसी तरह का भाव नहीं था। जवाब दो देवराज चौहान, क्या तुम वापस जाने को तैयार हो? बेहतर होगा कि तुम लोग मेरे रास्ते में ना हो। मैं वो दौलत लेने आया हूँ और लेकर ही जाऊँगा। इसका मतलब तुम लोग हमारे हाथों से मरना ही चाहते हो? तुम लोग घिरे हुए हो। मीरचंद की आवाज़ कानों में पड़ी। मुकाबला करने का कोई फ़ायदा ना होगा। मुझसे डर क्यों रहे हो? क्यों मुझे मजीरा से बाहर भेजना चाहते हो? देवराज चौहान ने कहा। डर नहीं रहे, बल्कि अपना रास्ता साफ करने में लगे हैं। वो दौलत हमने लेनी है, साथ ही जगदम्बा का खजाना भी हमने लेना है, परंतु तुम जैसे डकैती मास्टर की वजह से हमारे सामने समस्या खड़ी हो सकती है। कुछ पलों के लिए वहाँ शांति छाई गई। खतरनाक बात है, जगमोहन बोला। हमारे खिलाफ ये सब इकट्ठे हो गए। हाँ, इस वजह से हालात बिगड़ सकते हैं, देवराज चौहान ने दांत भींच कर कहा। वो दौलत हमारे हाथों से दूर भी हो सकती है। जगमोहन का चेहरा गुस्से से भर उठा। हम अपने कदम में अड़चन नहीं चाहते, एकाएक ताराचंद कह उठा। इसके लिए ज़रूरी है कि इन्हें ख़त्म कर दें। सबकी निगाह पेड़ के तने के पीछे मौजूद ताराचंद पर गई। वो तीनों को देख रहा था। क्यों देवराज चौहान, तुम्हारा क्या ख्याल है? इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए? ख़त्म करना ज़रूरी है, वरना ये हमारे रास्तों में बार बार आएंगे, देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। इसके साथ ही गोलियां चलनी आरंभ हो गईं। शांत पड़ा जंगल का इलाका अचानक ही गूंज उठा। दोनों तरफ से गोलियां बिना रुके चल रही थीं। हमारे पास गोलियां कम हैं, एकाएक जगमोहन दांत भींच कर कह उठा, जबकि वो लोग तैयार होकर लड़ने आए हैं। यही बात दूसरे भी सोच रहे थे। जगमोहन ने उस पेड़ की तरफ गर्दन घुमाई जिधर देवराज चौहान छुपा था, परंतु देवराज चौहान को वहां ना पाकर जगमोहन चौंक पड़ा। ताराचंद भी इसी तरफ देख रहा था। जगमोहन की निगाह ताराचंद से मिली। बुंदेला रह रहकर उस तरफ गोलियां चला रहा था। दोनों ने इधर उधर देखा, देवराज चौहान कहीं भी ना दिखा। उन्हें उलझाए रखो। ताराचंद के ओठों से धीमी गुर्राहट निकली। देवराज चौहान उन्हीं की तरफ गया। उसके बाद जगमोहन और ताराचंद रुक रुक कर उस तरफ गोलियां चलाते रहे। मीरचंद देख चुका था देवराज चौहान को कि वो किस पेड़ के मोटे तने के पीछे पोजीशन लिए हुए। उधर वो गोमेद की हालत भी देख चुका था कि वो घायल हो चुका है। फिर उसने ये भी देखा कि पीड़ा से तड़पते गोमेद को सत्तू ने गोली मारकर शांत कर दिया। हालात नाजुक हो गए थे। गोमेद का हौसला था उसे, परंतु वो नहीं रहा। साथ आए आदमियों में से 3 मर चुके थे। उनकी लाशें इधर उधर पड़ी दिखाई दे रही थीं, जबकि देवराज चौहान और उसके साथी सलामत थे। वे लोग गोलियां भी काफ़ी ज़्यादा बर्बाद कर चुके थे। परेशान सा मीरचंद गला फाड़कर चिल्ला पड़ा, देवराज चौहान, तुम जिंदा नहीं बचोगे, मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा। जवाब में देवराज चौहान की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। मीरचंद ने दांत भींचकर उस पेड़ पर कई गोलियां चला दी जिसके पीछे देवराज चौहान छिपा था।
ऐसे में देवराज चौहान को गोली कहाँ लगनी थी। फायरिंग का शोर उभरा और थम गया। सत्तू, मीरचंद ऊंचे स्वर में बोला, खत्म कर इस हरामी को। इतना आसान होता तो तूने रानों में ही देवराज चौहान को खत्म कर दिया होता, सत्तू ने कहा। सुना है रानों में तेरे को और गोमेद को नचाकर रख दिया था देवराज चौहान ने। ये सब बातें विस्तार से जानने के लिए पढ़ें अनिल मोहन का पूर्व प्रकाशित उपन्यास सरगना। बकवास मत करो मीरचंद, तेरे कहने पर मैं साथ आ गया। अपने 4 आदमियों को भी साथ ले आया, जिनमें से 3 की जान चली गई। अब तू कुछ कमाल दिखा, खत्म कर दे साले देवराज चौहान को। मीरचंद दांत पीस कर रह गया। वो जानता था कि देवराज चौहान का निशाना लेना आसान नहीं, जबकि पीछे की तरफ उसके 3 साथी और भी हैं। मीरचंद ने दांत भींचकर उधर देखा जिधर तने के पीछे मास्टर था। अगले ही पल मीरचंद चौंक पड़ा। मास्टर वहाँ नहीं था। इधर उधर निगाह घुमाई, परंतु मास्टर कहीं भी ना दिखा। सत्तू, मीरचंद दांत किटकिटा उठा। बोल, मास्टर कहाँ है? उधर होगा, जाएगा कहाँ? यहाँ नहीं है, भाग तो नहीं गया? मीरचंद का गुस्सा 7वें आसमान पर था। सत्तू भला क्या कहता। मीरचंद को अपने लिए खतरा महसूस होने लगा। देवराज चौहान को वो घेरने आया था और अब वो खुद ही घिरा महसूस कर रहा था। समझ नहीं पा रहा था कि मास्टर कहाँ चला गया। बहरहाल इस बात का एहसास उसे हो चुका था कि इस बार वो देवराज चौहान का सफाया नहीं कर पाएगा। दोबारा देवराज चौहान को घेरने के लिए तगड़ी योजना बनाएगा। इस विचार के साथ ही मीरचंद ऊंचे स्वर में कह उठा, सत्तू, अपने साथियों के साथ निकल चल, फिर देखेंगे देवराज चौहान को। इसके साथ ही वो पेड़ की ओर से निकला और तूफानी रफ्तार से एक तरफ दौड़ता चला गया। फिर तो सत्तू भी वहाँ नहीं रुका। देवराज चौहान ने नीचे पड़े गोमेद को चेक किया। मर चुका था वो। पास में 3 लाशें और भी बिखरी पड़ी थी। फिर नजरें उठाकर जगमोहन, ताराचंद, बुंदेला को देखा। उनका इस तरह निकल जाना हैरानी पैदा करता है। दाराचंद कह उठा, मुझे आशा नहीं थी कि वो भाग जाएंगे। एकाएक जगमोहन कह उठा, हमसे मुकाबला करने आए थे, लेकिन मुकाबला शुरू होने से पहले ही भाग खड़े हुए। सच में अजीब बात है। मैंने मास्टर को भागते देखा था। बुंदेला कह उठा, मास्टर कोई खेल खेल रहा है। देवराज चौहान ने कहा, कैसा खेल? ये मैं नहीं जानता। देवराज चौहान का सर सोच से भरा था। अगर मास्टर मेरी जान लेना चाहता तो उस वक्त ले सकता था, जब मजीरा में आने के बाद हम लोग जंगल में थके टूटे नींद ले रहे थे, परंतु उसने ऐसा नहीं किया और अब मीरचंद गोमिद के साथ मेरी जान लेने आ गया। क्या चाहता है मास्टर? वो जो भी चाहे, हमें मतलब नहीं। देवराज चौहान ने कहा, हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही काम करेंगे। क्या मतलब? गोमिद खत्म हो गया है। मीरचंद दोबारा हमारे लिए अड़चन बनकर सामने आ सकता है, इसलिए बेहतर यही होगा कि उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाकर ही दौलत पाने के लिए आगे बढ़ें। यह भी ठीक है। मास्टर और मीरचंद मिलकर हमारे खिलाफ जंग छेड़ चुके हैं। ऐसे में जगदम्बा की दौलत की तरफ बढ़ना हमारे लिए कठिन भी हो सकता है, इसलिए उनसे निपट लेना बेहतर होगा। देवराज चौहान ने कहा, वरना ये लोग मिलकर कभी भी ऐसी गड़बड़ कर सकते हैं कि हम उस दौलत तक ना पहुंच सकें। ठीक है, ताराचंद ने सिर हिलाया, पहले इनसे निपट लेते हैं। ये लोग मिलेंगे कहाँ? जगमोहन बोला, पता लग जाएगा, ये मालूम करना कठिन नहीं है। अब हमें इन लोगों से सतर्क रहना होगा। तूने गोमेद को गोली मारी? मीरचंद उखड़े स्वर में बोला। वे लोग सत्तू के ठिकाने पर मौजूद थे। मारनी पड़ी। उसकी कमर में गोली लगी थी। बुरी तरह घायल हो गया था वो। डॉक्टर डॉक्टर कर रहा था। मजीरा में डॉक्टर नहीं मिलता। यहाँ कोई घायल नहीं होता, जिंदा रहता है या मर जाता है। वो घायल हो गया था, ऐसे में मैंने उसे रामबाण गोली देकर चैन की नींद सुला दिया, सत्तू ने लापरवाही से कहा। मीरचंद दांत भींचे उसे देखता रहा। नाराज़ क्यों होता है मीरचंद? सत्तू मुस्कुरा पड़ा। सब गड़बड़ हो गया। देवराज चौहान को क्या मारना था, हमें तो खुद भागना पड़ा वहाँ से। गोमेद के मरने की वजह से गड़बड़ हो गई। मास्टर भाग आया वहाँ से। वो भागने वालों में से नहीं है, लेकिन वो खिसक गया। तू क्या जानता नहीं? साथ नहीं था क्या तू? सत्तू ने गहरी सांस ली। मैं भागा नहीं था। दोनों ने चौंक कर देखा। दरवाजे पर खड़ा था मास्टर। वो जाने किस पल वहाँ पहुँचा था। तुम? मीरचंद के होंठ भिज गए। मास्टर भीतर आ गया। उसके चेहरे पर किसी तरह का भाव नहीं था। तुम लोगों ने वापस आने की जल्दी की, मास्टर बैठता हुआ बोला। चले आने की अपेक्षा उनका मुकाबला करते। और तुम? मैं तो दूसरी तरफ से जाकर देवराज चौहान को शूट करना चाहता था, जैसे कि उसने हमें घेरा था। मीरचंद खा जाने वाली नज़रों से उसे देखता रहा। जब मैं चक्कर काटकर देवराज चौहान के दूसरी तरफ पहुंचा तो वहां देवराज चौहान नहीं था। वो जगमोहन और ताराचंद के साथ लाशों के पास खड़ा था। तुम लोग जा चुके थे। ऐसे में देवराज चौहान का निशाना लेना ठीक नहीं था। वो तो मर जाता, परंतु उसके साथ ही मुझे न छोड़ते। सच में? सत्तू ने मास्टर की आंखों में झांका। तुम वहीं थे? मास्टर ने सत्तू को देखा। सत्तू ने मुस्कुराकर मुंह फेर लिया। मास्टर ने सिगरेट सुलगाई और कश लिया। देवराज चौहान को खत्म करना बहुत ज़रूरी है मास्टर। मीरचंद सख्त स्वर में क्या उठा। खत्म हो जाएगा। कब? कल फिर उसे घेरेंगे। सत्तू कल के लिए तैयारी कर ले। कुछ ज़्यादा आदमी इकट्ठे कर लेना, मास्टर बोला। मुफ्त में ज़्यादा आदमी इकट्ठे नहीं होते। 3 तो आज खत्म हो गए। सत्तू ने मुंह बनाया। जगदम्बा का खजाना हाथ लगेगा तो उन्हें मेहनताना दे देना।
तब तक तो वो भूखे मर जाएंगे। ताज़ा खाना कमाना होता मजीरा में, कोई उधार नहीं करता। कल का काम चला ले, तेरे पास आदमियों की कमी नहीं है। सत्तू मुंह बनाकर रह गया। देवराज चौहान को कौन तलाश करेगा कल के लिए, कौन उस पर नज़र रखेगा? मीरचंद क्या उठा। ये काम मेरा रहा, मास्टर ने शांत स्वर में कहा। अपनी तैयारी पूरी करो, मुझसे पूछ लेना कि देवराज चौहान कहाँ है। तुम्हें कैसे पता है कि वो तब कहाँ होगा? मीरचंद बोला। मजीरा का पत्ता पत्ता मेरे सवालों के जवाब दे देता है, मास्टर ने उठते हुए कहा। लेकिन जगदम्बा की दौलत तुम नहीं पा सके, तीखे स्वर में कहा मीरचंद ने। उस दौलत को पाने का कभी सोचा ही नहीं था, अब सोचा। गोमेद की मौत का कुछ तो अफसोस कर ले। उनके मरने का मुझे कोई अफसोस नहीं है। मजीरा में मौतें होती रहती हैं, मास्टर ने कहा और बाहर निकल गया। उसके जूतों की ठक ठक कुछ पलों तक उन्हें सुनाई देती रही। तेरे को मास्टर पागल नहीं लगता? लगता है। सत्तू अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। बहुत बड़ा पागल है, इसका पागलपन अभी तूने देखा ही कहाँ है? मनसुख तरसेम के ठिकाने पर बैठा था, तरसेम वहाँ नहीं था। 2 घंटे बैठने के पश्चात तरसेम के दर्शन हुए। वो आया, पानी का गिलास भरकर पिया और फिर बैठता हुआ बोला, सुना तूने? क्या? मनसुख ने उसे देखा। मास्टर मीरचंद ने मिलकर देवराज चौहान को जंगल में घेर लिया था। तरसेम दाएं बाएं सिर हिलाकर बोला। मनसुख मुस्कुराया। इसमें मुस्कुराने की क्या बात है? देवराज चौहान की जान लेने में कामयाब नहीं हो पाए होंगे। मनसुख बराबर मुस्कुरा रहा था। तेरे को कैसे पता? रानों में देवराज चौहान को पहचानने का खूब मौका मिला था। वो बहुत सख्त जान है। ठीक बोला तू। देवराज चौहान बच गया, गोमेद मारा गया। गोमेद मर गया? मनसुख चौंका। पक्का मर गया, बेचारा। मनसुख के चेहरे पर अफसोस के भाव छा गए। मरा भी तो खामा खाई। अब सत्तू के यहाँ बैठा मीरचंद दोबारा देवराज चौहान को घेरने का प्रोग्राम बना रहा है। मास्टर साथ है उनके। पता तो ये भी चला है कि जंगल में जब देवराज चौहान को घेरा तो मास्टर वहाँ से खिसक गया था। खिसक गया था? तरसेम ने हाँ में सिर हिलाया। वो सबके साथ देवराज चौहान को खत्म करने गया और मौका आने पर खिसक गया। मनसुख की आंखें सिकुड़ी। हाँ, हैरानी किस फेर में है मास्टर? तरसेम चुप रहा। मास्टर को तू ज़्यादा जानता होगा। मजीरा का है वो, किस फेर में है मास्टर? पता नहीं, लेकिन नंबर हरामी है मास्टर। कहता कुछ है और करता कुछ है, तरसेम बोला। यानी कि इसका ईमान धर्म कुछ भी नहीं है। हमारा कौन सा है जो उसका होगा? तरसेम मुस्कुराकर बोला। लेकिन वो खामा का नहीं, किसका होगा? कोई तो बात उसके दिमाग में होगी। मास्टर की सोचें सबसे जुदा होती हैं, पता नहीं वो कब क्या कर जाए। इसका मतलब मास्टर जल्दी कोई गुल खिलाएगा, मनसुख ने धीमे स्वर में कहा। कुछ तो करके ही रहेगा। देवराज चौहान उसके फेर में नहीं फंसेगा, मनसुख बोला। फंस जाएगा, बहुत हरामी है मास्टर। देवराज चौहान का हरामीपन देखा है? मनसुख कहर भरे अंदाज में मुस्कुराया। नहीं, वो मास्टर से भी बड़ा हरामी है। फैसला कैसे होगा? आने वाला वक्त फैसला भी बता देगा। तरसेम सोच भरे ढंग में मनसुख को देखने लगा। मैं मास्टर पर नज़र रखूंगा, पक्का कोई नई बात सामने आएगी। मनसुख क्या उठा। उस बात को बेचेगा कहाँ? देवराज चौहान खरीदेगा मेरे से जानकारी? मनसुख मुस्कुराया। जानकारी काम की हो तो देवराज चौहान नोट देने में परहेज नहीं करता। रानों में अच्छे नोट वसूल चुका हूँ उससे। मास्टर के बारे में जानकारी ज़रूर लेना चाहेगा देवराज चौहान की वो क्या करता फिर रहा है और जगदम्बा के खजाने को लेकर किस फेर में। मास्टर को पता चल गया कि तू उस पर नज़र रख रहा है तो तेरे को उसी वक्त ख़त्म कर देगा। उसको पता ही नहीं चलेगा। वो मास्टर है तो मैं भी मनसुख हूँ। तभी बाहर घोड़े के टापों के रुकने की आवाज़ आई। तरसेम उठा, बाहर निकला। सामने मास्टर मौजूद था घोड़े पर। वो घोड़े से उतरा। मास्टर तुम? तरसेम फौरन मुस्कुरा पड़ा। आओ, कैसे आना हुआ? अभी तुम्हारी बात ही चल रही थी। मास्टर ने तरसेम को सिर से पांव तक देखा। मेरी बात? मनसुख भी बाहर आ गया। मास्टर ने उसे देखा। हाँ, आज तुमने देवराज चौहान को घेरा था जंगल में, तरसेम बोला। फिर तरसेम ने सकपकाकर मनसुख को देखा। फिर मनसुख मुस्कुराकर बोला। देवराज चौहान से सामना होते ही तुम भाग निकले वहाँ से। ये क्या कह रहा है? तरसेम हड़बड़ाया। सच कह रहा है, मास्टर एकाएक मुस्कुराकर कह उठा। सच कह रहा है? तरसेम को चैन मिला कि मास्टर नाराज़ नहीं हुआ। हाँ, मैं भाग आया वहाँ से। जानते हो क्यों? मास्टर ने मनसुख को देखा। क्यों? डर गया था मैं देवराज चौहान से। मास्टर हंस पड़ा। मनसुख शांत निगाहों से मास्टर को देखने लगा। तरसेम कुछ बेचैन हुआ। मास्टर को हंसते शायद ही उसने पहले कभी देखा हो। मास्टर, मनसुख गंभीर स्वर में कह उठा। मास्टर ने हंसी रोककर उसे देखा। देवराज चौहान ऐसी आइटम नहीं कि उसका जिक्र आते ही हंसना पड़ जाए। मास्टर ने होंठ सिकोड़कर मनसुख को देखा, फिर तरसेम से बोला। घोड़े के आगे वाले हिस्से पर नाल ठोकना। तरसेम सिर हिलाकर काम में व्यस्त हो गया, लेकिन कान उनकी बातों पर ही थे। तू ठीक कहता है कि देवराज चौहान ऐसा इंसान नहीं है कि उस पर हंसा जाए, मास्टर कह उठा। और मैं देवराज चौहान पर नहीं हंसा, मैं जानता हूँ वो क्या चीज़ है। फिर क्यों हंसे? तेरी बात पर कि मैं वहाँ से भाग आया, मास्टर ने बेहद शांत स्वर में कहा। मेरा वहाँ काम नहीं था तो मैं आ गया।
देवराज चौहान को ख़त्म करने के लिए मुझे साथ में 4 हमदर्दों को ले जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो यूं ही वक्त बिताने के लिए उनके साथ गया। देवराज चौहान को ख़त्म करने के लिए उनका हाथ बटाने के लिए साथ में नहीं था। समझा मेरी बात? मैं वहाँ से भागा नहीं, मैंने तो आना ही था वहाँ से। उन लोगों को देवराज चौहान के मुंह में छोड़कर? वो बच्चे नहीं हैं, मास्टर ने मुस्कुरा कर कहा। गोमेद मारा गया? मास्टर मुस्कुराता रहा। जवाब में कुछ नहीं कहा। नाल ठोकते हुए तरसेम का ध्यान उन्हीं की बातों पर था। तू क्या चाहता है? देवराज चौहान जगदम्बा का खजाना लेने जाए या ना जाए? मनसुख ने गंभीर स्वर में पूछा। मास्टर की आंखें सिकुड़ी। दोनों कई पलों तक एक दूसरे को देखते रहे। तेरे को क्या लगता है कि मैं क्या चाहता हूँ? सच कहूँ? कह दे, नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। तेरे से क्या नाराज़गी मनसुख? मास्टर मुस्कुरा पड़ा। दिखावा तू देवराज चौहान को रोकने का कर रहा है और चाहता है कि देवराज चौहान जगदम्बा का खजाना लेने चला जाए। अगर तूने देवराज चौहान को खजाने की तरफ जाने से रोकना होता तो देवराज चौहान को घेरते ही वहाँ से खिसक ना आता, आर पार करके ही रहता। मनसुख ने सामान्य लहजे में कहा। तरसेम, मास्टर बोला। नज़र मनसुख पर ही थी। हाँ, बहुत समझदार है मनसुख। नज़र मनसुख पर ही रही। मेरा गुरु है, बहुत कुछ सीखा मैंने इससे। मास्टर ने तरसेम को देखा। नाल ठुक गई? जरा सी कसर बाकी है। तरसेम नाल ठोकता रहा। मनसुख पर उसने फिर ज़रा भी ध्यान न दिया। मनसुख पीपे पर जा बैठा। रह रहकर वो मास्टर को देख लेता था। 10 मिनट में तरसेम नाल ठोककर फारिग हो गया। मास्टर ने घोड़े की पीठ पर हाथ मारा, फिर उछलकर उस पर जा बैठा। पिछली बार के भी पैसे रहते हैं, तरसेम बोला। जगदम्बा का खजाना हाथ में आने दे, सारा हिसाब चुकता कर दूंगा। मास्टर ने शांत स्वर में कहा और मनसुख पर नज़र मारी। पीपे पर बैठा मनसुख उसे ही देख रहा था। मास्टर को अपनी तरफ देखते पाकर दूसरी तरफ देखने लगा। मास्टर मुस्कुराया और धीरे से घोड़ा आगे बढ़ा दिया। टप टप की आवाज़ करता घोड़ा आगे बढ़ता चला गया। मनसुख और तरसेम की नज़रें मास्टर पर ही टिकी थी। तरसेम अपने हाथ झाड़कर मनसुख को कह उठा। तू ठीक कहता है, मुझे भी यही लग रहा है कि मास्टर चाहता है देवराज चौहान खजाना लेने जाए, ताकि जब वो खजाना लेकर बाहर आए तो देवराज चौहान को ख़त्म करके खुद ले ले सब कुछ। मनसुख ने तरसेम को देखकर शांत स्वर में कहा। सच में हरामी है मास्टर। वो दूसरों को क्यों देवराज चौहान से लड़ा रहा है? अपना रास्ता साफ करा रहा है। देवराज चौहान के हाथों खजाने के दावेदार कम होंगे तो बाद में मास्टर को ही फ़ायदा होगा। तरसेम, मुझे घोड़ा चाहिए। मास्टर को नज़र में रखना सच में ज़रूरी है। उसे पता चल गया तो वो मार देगा तुझे। उसे पता ही नहीं चलेगा। मेरे लिए घोड़े का इंतज़ाम कर। अयूब खान, जमीर सिंह, सुरजीत और सुलेमान मजीरा के खाने के ढाबे पर बैठे थे और अभी अभी उन्होंने खाना समाप्त किया था। शाम के 4 बज रहे थे। ये खबर उनके पास पहुंच चुकी थी कि दोपहर में देवराज चौहान को घेरने की कोशिश की गई, परंतु उस कोशिश में गोमेद मारा गया। अयूब और जमीर को गोमेद की मौत की खबर सुनकर राहत मिली थी कि उनके लिए कुछ खतरा तो कम हुआ, वरना गोमेद ने उन्हें देखते ही ख़त्म कर देना था। सुलेमान हाथ साफ करता क्या उठा। मेरे ख्याल में हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? सुरजीत ने उसे देखा। उस दौलत को पाने के फेर में सब हैं, मास्टर भी, मीरचंद भी और देवराज चौहान भी। सत्तू भी मीरचंद के साथ हो चुका है। इनके झगड़े शुरू हो गए हैं, ऐसे में हमारे कुछ करने की गुंजाइश ही कहाँ है? सुरजीत चुप सा सुलेमान को देखता रहा। मैंने गलत कह दिया क्या? ठीक बोला तू। इतने लोगों को पार करके नोटों तक पहुंच पाना वास्तव में कठिन है। गोमेद तो रहा नहीं, दोबारा फिर झगड़ा होगा और भी मरेंगे। इन बातों से हमें मतलब नहीं, हमें नोटों से मतलब है। सुरजीत बोला। मेरे ख्याल में हमें मीरचंद से बात करनी चाहिए, उसके साथ रहना बेहतर होगा। देवराज चौहान तो हमें अपने पास नहीं आने देगा। मैं भी यही सोच रहा था, हमें मीरचंद से बात कर लेनी चाहिए। वो सत्तू के पास होगा। सुरजीत ने अयूब और जमीर को देखा। तुम दोनों भी हमारे साथ रहना, कुछ पता नहीं, सारी दौलत ही हमें मिल जाए। जमीर, अयूब बोला, हमें वापस जाना है। बेवकूफ़ी वाली बात मत कर। जमीर ने मुंह बनाया। दौलत हाथ लग गई तो? तूने वादा किया था कि अगले 2 दिन में वापस। अभी 2 दिन हुए कहाँ हैं? मीरचंद के साथ जा मिले तो फिर 2 दिन बाद वापस नहीं जा पाएंगे। तू जा वापस। जमीर उखड़े सर में क्या उठा। मैं जाऊँ? तू नहीं जाएगा? नहीं, तू मेरे साथ जाएगा वापस। मेरे साथ जाना है तो कुछ दिन ठहर जा, दौलत के साथ ही वापस जाएंगे। हमारी जान भी जा सकती है, यहाँ सब खतरनाक लोग। परवाह मत कर इन बातों की, दौलत हमें ही मिलेगी। अयूब खान ने होठ भींच लिए। डर मत, हम तेरे साथ हैं। सुरजीत मुस्कुरा कर कह उठा। क्या हमें जान प्यारी नहीं? अयूब ने खुंदक भरी नज़रों से जमीर को देखा। तो पक्का है कि वापस नहीं चलेगा? सब्र रख, 2-4 दिन और देख लेते हैं, मज़ा ना आया तो वापस चल पड़ेंगे। अयूब होठ भींच कर रह गया। ध्यान रखना, बोला सुलेमान, हम चारों इकट्ठे हैं,
किसी के भी साथ काम करें, लेकिन हम चारों एक ही हैं और वक्त आने पर हमने एक होकर दिखाना है। चलो अभी मीरचंद के पास, सुरजीत ने कहा। चल। सुलेमान, सुरजीत, अयूब और जमीर को सत्तू के ठिकाने पर आया पाकर मीरचंद चौंका। तुम लोग मजीरा में? उसके होंठों से निकला। सुरजीत सुलेमान को देखा। कब आए? आ गए। सुलेमान मुस्कुराया। सोचा मजीरा में खजाना बट रहा है, हम भी ले लें। मीरचंद ने अयूब और जमीर को देखा। ये कहाँ मिले? मजीरा में ही। मीरचंद ने अयूब जमीर को देखकर कठोर स्वर में पूछा, तुम दोनों देवराज चौहान और जगमोहन के साथ रानू से कैसे निकल आए, जबकि वहां पर मेरे और गोमेद के आदमी मौजूद थे? उनकी नज़र में आए बिना बाहर नहीं निकला जा सकता था। सुलेमान और सुरजीत की नज़रें मिली। उन्हें डर था कि दोनों उनका नाम बताने की बेवकूफ़ी न कर दें कि वही उन्हें रानू से निकाल लाए थे। ऐसे में सुरजीत जल्दी से क्या उठा। पुरानी बातें छोड़ो मीरचंद, सुना है आज देवराज चौहान को घेरा तुम लोगों ने और गोमेद मारा गया? हाँ। मीरचंद के दांत भिज गए। अगर तुम हमें भी हिस्सा देने की बात करो तो देवराज चौहान के खिलाफ तेरा साथ दे सकते हैं। हिस्सा? खजाने में से गोमेद की जगह हमें समझ लो। देवराज चौहान से आसानी से निपट लेंगे, सुलेमान ने कहा। सत्तू भीतर प्रवेश करता क्या उठा। साथ ले ले मीरचंद, हमें काबिल आदमियों की ज़रूरत है। गोमेद का हिस्सा इन्हें दे देंगे, हमारा क्या जाता है। मीरचंद ने सिर हिलाकर सख्त स्वर में कहा। कल हम फिर देवराज चौहान पर हाथ डालने जा रहे हैं, तो समझ लें मीरचंद, सुलेमान ने खतरनाक स्वर में कहा। कल देवराज चौहान की ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। मास्टर भी हम लोगों के साथ है। सुरजीत ने मीरचंद से पूछा। हाँ। मास्टर पर विश्वास करना ठीक होगा? दौलत का मामला है और वो मजीरा का मास्टर है। विश्वास तो किसी को भी किसी पर नहीं है, फिर भी सब साथ साथ ही चल रहे हैं। सत्तू मुस्कुरा कर कह उठा। कल हर हाल में देवराज चौहान को ख़त्म करना है, उसके बाद जगदम्बा के खजाने की तरफ बढ़ना है। जब तक देवराज चौहान सलामत है हम खजाने को हासिल नहीं कर सकते। वो हमें खजाना नहीं लेने देंगे। देवराज चौहान, जगमोहन, ताराचंद और बुंदेला जब तरसेम के यहाँ पहुंचे तो शाम ढल चुकी थी। अंधेरा फैलना आरंभ हो चुका था। तरसेम झोपड़े के भीतर था। साधारण रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। उसने एक तरफ छिपा रखी सीलबंद बोतल निकाल ली थी। 2 पैग मारकर खाना खाने का इरादा बन रहा था उसका। मनसुख कब का मास्टर पर नज़र रखने जा चुका था। उसके लिए घोड़े का इंतजाम उसने करा दिया था। तरसेम तब बोतल हटाकर खोलकर हटाई था कि बाहर आटे मिली। उसने फुर्ती से बोतल बंद करके एक तरफ रखी और बाहर निकला तो ठिठक गया। उन चारों को सामने पाकर उसके चेहरे पर अजीब से भाव उभरे, फिर सामान्य हो गया। हैरानी है। तरसेम ने मुस्कुराने की कोशिश की। चारों एक साथ? मीरचंद, मास्टर कहाँ मिलेगा? ये खबर तो मुझे भी नहीं है। तरसेम बोला। सब ठीक तो है? ताराचंद चेहरे पर कड़वे भाव समेटे आगे बढ़ा। खबर नहीं है? ताराचंद ने शब्दों को चबाकर पूछा। नहीं। ताराचंद ने रिवॉल्वर निकाली और नाल उसके पेट से लगा दी। अब तो खबर हो गई होगी। तरसेम चुप रहा। बोल। हथियार दिखाकर खबरें नहीं ली जाती, तरसेम ने शांत स्वर में कहा। लेकिन तू तो कहता है कि खबर नहीं है। ऐसे में तो नोटों की जगह हथियार निकालने ही पड़ते। ताराचंद कड़वे स्वर में बोला। बोल, क्या इरादा है? मुंह खोलता है या हमेशा के लिए बंद कर दूं? तरसेम ने चेहरे पर गंभीरता समेटे ताराचंद की रिवॉल्वर अपने पेट से हटाई। सुना है दिन में तुम लोगों को घेर लिया था? तरसेम बोला। काम की बात कर। खर्चा करोगे तो खबर भी मिलेगी। देवराज चौहान ने जेब से नोट निकाले और आगे बढ़कर तरसेम को थमा दिए। कितने? 5। मनसुख तो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था कि नोट देने में तुम शेर हो, अगर खबर काम की मिले। शेरों के ज़्यादा मुंह नहीं लगते। जगमोहन क्या उठा। मूड का पता नहीं चलता कब फाड़ कर खा जाए। तरसेम मुस्कुराया। मास्टर को पता चल गया तो मुझे मार देगा। उससे पहले हम तेरे को मार देंगे। खर्चा कम करते और धमकी भी। ताराचंद ने रिवॉल्वर पुनः उसके पेट से लगा दी। मुंह खोल नहीं तो पेट खोलता हूँ। सत्तू के ठिकाने पर है मीरचंद, मास्टर का पता नहीं। तरसेम क्या उठा। क्यों? मास्टर का कोई भी पक्का ठिकाना नहीं, वो सतर्क रहता है। अगर हमसे पहले मीरचंद तक इस बात की खबर पहुंची कि हम उन्हें ढूंढ रहे हैं तो तू गया। स्वर में खतरनाक भाव आ गए थे ताराचंद के। मनसुख कहाँ है? एकाएक देवराज चौहान ने पूछा। वो भी मजीरा में है, लेकिन इस वक्त कहाँ है नहीं जानता। सत्तू के ठिकाने पर कितने आदमी हैं? सब कुछ पता करके बता, देवराज चौहान बोला। 5,000 में सारा काम निकाल लेना चाहते हो? देवराज चौहान ने कुछ और नोट निकाले और तरसेम को थमा दिए। कितने हैं? 10,000। मनसुख तो बता रहा था कि तुम गड्डियाँ देते हो। उसने खासा माल खींचा तुमसे। कुत्ते को देखा है कभी? जगमोहन कड़वे स्वर में बोला। क्यों? नहीं देखा तो अपने को देख ले। तरसेम मुस्करा पड़ा। कुत्ता ही सही, हड्डियाँ डालनी मत भूलना, पूरी वफादारी दिखाऊंगा। हम यहीं बैठे हैं, सत्तू के ठिकाने का हाल बता। अभी पता करके आता हूँ। 5,000 बाद में और दे दोगे तो मज़ा आ जाएगा। रात के 10 बज रहे थे। मजीरा में सन्नाटा छा चुका था। इक्का दुक्का ही कोई नज़र आता था।
आज चंद्रमा भी पूरा निकला हुआ था। उसकी चांदी समान रोशनी में बहुत कुछ स्पष्ट नजर आ रहा था। सत्तू के ठिकाने पर कुल मिलाकर 14 लोग थे। तरसेम ने घंटे भर में ही खबर दे दी थी। मीरचंद, सत्तू, अयूब, जमीर, सुलेमान, सुरजीत के अलावा 8 अन्य आदमी थे, जबकि वो खुद 4 थे। गोलियां उनके पास कम थीं। तरसेम ने 20,000 लेकर कहीं से गोलियां ला दी थीं। देवराज, चौंद, जगमोहन, ताराचंद और बुंदेला सत्तू के ठिकाने के सामने ही अंधेरे में खड़े थे। भीतर रोशनियां हो रही थीं। मीरचंद, सत्तू, अयूब, जमीर, सुलेमान और सुरजीत में से कोई भी नहीं बचना चाहिए, देवराज चौंद सर्द सपाट स्वर में कह रहा था। बाकी जो भी सामने आए उसे खत्म करते चले जाना है। सुलेमान और सुरजीत को मजीरा में खासतौर से मीरचंद के साथ पाकर हैरानी हुई है, जगमोहन बोला। देवराज चौंद चंद पल चुप रहकर कह उठा, मेरे ख्याल में वो वापस रानू गए ही नहीं, जब हमें रानू से बाहर पहुंचाने आए थे। ये सब विस्तार से जानने के लिए पढ़े अनिल मोहन का पूर्व प्रकाशित उपन्यास सरगना। यानी कि तब हमारे पीछे पीछे मजीरा में आ गए? ऐसा ही लगता है। क्यों? दौलत पा लेने के बारे में सपने लेना किसे बुरा लगता है? देवराज ने सपाट स्वर में कहा। और मनसुख? पैसा सबको मजीरा में खींच लाया है। मनसुख हो या मीरचंद, नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अयूब और जमीर को हम जंगल में छोड़ आए थे, और अब वो मीरचंद के साथ। जो भी दिखे खत्म कर दो, देवराज चौहान ने मौत भरे स्वर में कहा, वरना ये कदम कदम पर हमारे रास्ते में कांटे बिछाते रहेंगे और अपनी दौलत को सामने पाने के लिए हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जगमोहन ने गहरी सांस लेकर ताराचंद से कहा, तेरी दौलत ने हमें परेशान कर दिया। पहले पता होता तो हम ये काम करते ही नहीं। ताराचंद मुस्कुराया। अगर आने वाले वक्त का पहले पता चल जाए तो परेशानियाँ आएंगी ही नहीं। मुझे पता होता कि तारा इस बुंदेला के साथ प्रेम की पींगे बढ़ाकर मुझे बर्बादी की तरफ ढकेल रही है, तो मैं दोनों को ही खत्म कर देता। मुझे आज का ठोकरे खाने वाला दिन न देखना पड़ता। बुंदेला ने सूखे ओठों पर जीभ फेरी और दूसरी तरफ देखने लगा। घबरा मत, ताराचंद ने बुंदेला से कहा, मैं तेरे को कुछ नहीं कहूँगा। अब तूने साबित करना है कि तू मेरे नाम के पट्टे वाला कुत्ता है। तूने थोड़ी देर के लिए तारा का पट्टा पहना था, उसके बाद फिर मेरे नाम का पट्टा गले में डाल लिया है। तेरी किस्मत पर कुत्ता बनने ही लिखा है, तो एक का बन कर रहे। रोज़ रोज़ मालिक बदलेगा तो कुत्तों की कदर खत्म हो जाएगी दुनिया में। मैं अपने किए की माफ़ी मांगता हूँ। बुंदेला परेशान से कह उठा। कुत्ता साला, ताराचंद कड़वे स्वर में बड़बड़ा उठा। कल देवराज चौहान बचना नहीं चाहिए। मीरचंद ने विस्की का गिलास खत्म करते हुए सत्तू, अयूब, जमीर, सुलेमान और सुरजीत को देखा। कल देवराज चौहान को खत्म करके हम जगदम्बा के खजाने की तरफ बढ़ेंगे। 1-2 दिन में उसका खजाना खाली करके। हवा में मत उड़ मीरचंद, सत्तू ने व्यंग से कहा। जगदम्बा का खजाना पा लेना इतना आसान होता तो कब का बाहर आ चुका होता। मीरचंद ने सत्तू को घूरा। उस दौलत को पाने के लिए जाने कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, और उनकी लाशें भी देखने को नसीब नहीं हुई। सत्तू ने मुंह बनाया। वो मीनार तो मौत का कुआं है, वहाँ से जो भीतर गया बाहर नहीं आया। तू क्या सोचता है कि जगदम्बा का खजाना कभी बाहर नहीं आएगा? मीरचंद कुर्रा उठा। ज़रूर बाहर आएगा, परंतु मुझे नहीं लगता कि उस दौलत को बाहर लाने वाले भाग्यशाली हम होंगे। हम क्यों नहीं हो सकते? सुरजीत ने ठोका। जगदम्बा का खजाना पाना खतरनाक खेल है, सत्तू ने गंभीर स्वर में कहा। हम इन्हीं खेलों के खिलाड़ी हैं। सुलेमान मुस्कुरा पड़ा। जगदम्बा की दौलत को पाने के लिए बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं बच सके तो हम कुछ भी नहीं हैं। सत्तू ने उनके चेहरों पर नज़र दौड़ाते हुए कहा, यह आसान काम नहीं है। तभी अयूब खान ने पहलू बदलकर घूंट भरा, फिर बोला, अगर जगदम्बा पर किसी तरह काबू पा लिया जाए तो वो आसानी से हमें खजाना दिलवा सकता है। ऐसी कोशिश भी की कईयों ने, तो कोई भी नहीं बचा। जगदम्बा कभी भी अकेला नहीं होता। सरदार होने के नाते वो अपनी बस्ती के लड़ाका को साथ लेकर चलता है। वो इस बात को मानते हैं कि सरदार कभी भी अकेला कहीं आता जाता नहीं। जो भी हो, मीरचंद दृढ़ता भरे स्वर में क्या उठा, मैं खजाना पा लूँगा। सुलेमान ने मीरचंद को देखा। मास्टर कहाँ है? सुबह वो ज़रूर आएगा, वो भी हमारे साथ है। और देवराज चौहान को खत्म। तभी फायर की तेज़ आवाज़ गूंजी। गोली शीशे में से छेद बनाती हुई आई और सत्तू के सिर में जा धंसी। सत्तू के शरीर को झटका लगा और वो आगे को होता हुआ नीचे जा लुढ़का। हाथ में थमा विस्की का गिलास दूर जा गिरा था। सिर के पिछले हिस्से से खून बहकर फर्श रूपी ज़मीन को सुर्ख सा करने लगा। ये सब इतना अचानक हुआ कि सब स्तब्ध से बैठे रह गए। वे समझने का प्रयास कर रहे थे कि क्या हुआ है। तभी एक और फायर हुआ। इस बार गोली किसी को न लगी। देवराज चौहान आ गया। मीरचंद एकाएक चीखा, कुर्सी से उठा और एक तरफ भागते हुए बोला, हथियार उठा लो, मुकाबला करो, जिंदा बचकर न जाने पाए। इन शब्दों के साथ ही सबको जैसे होश आया। भूकंप सा उठा वहाँ। वे उठे और भागे, छिपने के लिए, ओट लेने के लिए। सत्तू को इस तरह लाश में बदलते देखकर वे कांप उठे थे। अयूब और जमीर पास ही दीवार के अंधेरे से भरे हिस्से में जा छिपे थे। मैंने तेरे को कहा था वापस चलते हैं, अयूब खान ने तीखे स्वर में कहा। एक बार तो देवराज चौहान ने छोड़ दिया, अब तो वो ख़त्म करके ही रहेगा, मार देगा हमें। क्या पता,
बाहर देवराज चांद ना हो कोई और ही हो, घबराया सा जमीर सिंह बोला। मतलब कि तू वापस नहीं चलेगा? मत चल, मैं जा रहा हूँ वापस, तेरे मन में जो आए वो कर। ठीक है, वापस चलते हैं, जमीर सिंह जल्दी से बोला। कोई हम पर गोलियां चला रहा है और तू वापस जाने को कहता है? पक्का वापस चलते। तभी फायर की तेज आवाज़ हुई। गोली जमीर सिंह की छाती में जा लगी। जमीर के शरीर को तीव्र झटका लगा और पीछे की दीवार से जोरों से टकराकर शांत पड़ गया। हाथ पांव इधर उधर फैल चुके थे उसके। अयूब खान सांस लेनी भूल गया। भय से उसकी आंखें फैल गईं। जमीर, ओ जमीर! उसके होंठों से फटा सा स्वर निकला। चलो चलें। जमीर सिंह ने भला कहाँ उठना था। जमीर चला गया, तूने जाने में देर कर दी। अयूब सिंह ने चौंक कर आवाज़ की दिशा की तरफ देखा। सामने खुली खिड़की के बाहर रिवॉल्वर थामे ताराचंद खड़ा उसे घूर रहा था। तू अयूब खान है? ताराचंद ने मौत भरे स्वर में पूछा। हाँ हाँ, मुझे मत मारना, मैं तो वापस जा। मुझे जानता है? नहीं हरामजादे, तू मेरा पैसा लेकर ही भागा था। ताराचंद। तभी गोली चली और अयूब खान की छाती में जा लगी। जमीर के पीछे पीछे चला गया वो भी। ताराचंद ने सावधानी से भीतर देखा और खिड़की से भीतर आ गया। पूरा कमरा खाली था, कोई भी नहीं था। तभी एक तरफ से जगमोहन ने भी प्रवेश किया। ताराचंद से नजरें मिलीं, फिर अयूब जमीर की लाशों पर नजर गई। इनका यही हाल होना था, क्या उठा जगमोहन। सुरजीत पीछे वाला दरवाज़ा खोलकर सावधानी से बाहर निकला, हाथ में रिवॉल्वर थी। चंद्रमा की रोशनी में नज़ारा साफ नज़र आ रहा था। कोई न दिखा। वो खामा किसी से मुकाबला करने के पक्ष में नहीं था। रानों से वो दौलत पाने मजीरा आया था, खामा खा के पंगे में हाथ डालने नहीं। सुरजीत निकल जाना चाहता था यहाँ से। सुलेमान जाने कहाँ रह गया था, उसे इस वक्त सुलेमान की परवाह भी नहीं थी। रास्ता साफ देखकर सुरजीत ने भाग जाने की सोची कि तभी कमर से रिवॉल्वर आ लगी। वो चिंका और ठिठका से रह गया। शरीर में ठंडी सेहरनें दौड़ गईं। सुरजीत! उसके कानों में देवराज चौहान का स्वर पड़ा। रानों में तूने मेरी कई बार सहायता की। देवराज चौहान? सुलेमान के होंठों से निकला। यहाँ दौलत लेने आया ना? हाँ हाँ, मैं तो तेरा शुभचिंतक हूँ मैं। हाँ, तेरे जैसे शुभचिंतकों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। देवराज चौहान का सर्द स्वर उसके कानों में फुफकार की तरह पड़ रहा था। तो मेरी मौत का प्लान बना रहा था? वो तो मैं नहीं, मीरचंद बना रहा। तू क्या कर रहा था? मैं तो यूं ही। उसी पर गोली चलने का तेज़ धमाका हुआ और पीठ की तरफ से गोली शरीर में प्रवेश करती पेट से बाहर निकल गई। कई पलों के लिए तो सुरजीत को दर्द का एहसास न हुआ, परंतु इतना जान चुका था कि गोली उसके पेट को चीर गई है। मौत के खौफ से उसकी आंखें फैल गईं। तुमने तुमने मुझे गोली मारी? सुरजीत के होंठों से फटा फटा सा स्वर निकला। बेहतर होता तू रानों में शराब बेचने के धंधे पर ही लगा रहता, देवराज चांद ने दांत बीच कर कहा। तभी सुरजीत को पीठ और पेट में दर्द का एहसास हुआ। मैं मर रहा हूँ देवराज चौहान, मुझे बचा ले, मुझे बचा। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर वाला हाथ उठाया, उसके सिर पर नाल रखी और टिगर दबा दिया। गोली का धमाका हुआ और सुरजीत का आधा सिर गायब हो गया। अगले ही पल वो कटे पेड़ की तरह नीचे जा गिरा। जोरों की आवाज़ हुई, फिर सब कुछ शांत पड़ गया। यही वो वक्त था जब देवराज चौहान की पीठ पर जबरदस्त ठोकर पड़ी। झटका इतना तीव्र था कि नीचे पड़ी सुरजीत की लाश से टकराकर लड़खड़ाता जमीन पर लुढ़कता चला गया। रिवॉल्वर हाथ से निकलकर अंधेरे में जाने कहाँ गिर गई। वो फौरन संभला, फिर खड़ा हुआ। हिलना मत देवराज चौहान। आवाज़ मीरचंद की थी। चंद्रमा की रोशनी में उसने मीरचंद के हाथ में रिवॉल्वर दबी देखी। तेरा तो खेल खत्म देवराज चौहान। वैशी स्वर में क्या उठा मीरचंद। रानों में तू बसता रहा, मेरे आदमियों को मारता रहा। दिन में तूने गुमेद को मार दिया, अब तू मरने जा रहा है। देवराज चौहान दांत मीचे मीरचंद को देखता रहा। ऐसी बेमौत ले रहा होगा, लेकिन हम लोगों की मौत बेमौत ही होती है। धंधा ही ऐसा है कि अगले पल का पता नहीं होता कि जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे। मीरचंद वैशी स्वर में कहे जा रहा था। तकलीफ तो ये भी हो रही होगी कि मरने से पहले खजाना नहीं पा सका। इसलिए नहीं पा सका कि तेरी किस्मत में ही नहीं है जगदम्बा की दौलत। देवराज चौहान को मीरचंद के पीछे किसी के आ पहुंचने का एहसास हुआ। उसने सिर के पीछे कोई साया सा चमका और इस बात का एहसास नहीं हो सका था मीरचंद को। वो तो जैसे जंग जीत लेने वाले नशे में डुबकियां ले रहा था। उसने रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा किया। आखिरी बार अपनी आवाज़ तो सुना दे देवराज चौहान। मीरचंद जहरीले स्वर में हंसा। मजीरा में पहुंचकर मेरी जान क्यों लेने पर तुला हुआ है? देवराज चौहान ने शांत स्वर में पूछा। तू नंबरी डकैती मास्टर है। तू जिंदा रहा तो जगदम्बा का खजाना ले भागेगा, इसलिए तेरे को खत्म करके मैं आराम से खजाना लूँगा। उसका मालिक सिर्फ मैं बनूंगा, सिर्फ। और मास्टर भी तो है, उसे कुछ नहीं मिलेगा। दौलत का बंटवारा मुझे पसंद नहीं। मैं तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। फुर्ती से मीरचंद ने पलटना चाहा। दो गोलियां चली, दोनों उसके सिर में लगीं। वो ढेर होता चला गया। तभी पास ही कहीं गोलियां चलने की आवाज़ें आने लगीं।
ऐसा लगा जैसे कुछ लोग आमने सामने पोजीशन लेकर गोलियां चला रहे हों। देवराज चौहान ने मीरचंद के गिरते ही पीछे खड़े व्यक्ति को पहचाना। वो जगमोहन था। देवराज चौहान उसी पल आगे दौड़ा और मीरचंद वाली रिवॉल्वर उठाकर हाथ में ले ली। ये गोलियां क्यों चल? देवराज चौहान ने पूछना चाहा। सत्तू के आदमियों और ताराचंद बुंदेला के बीच गोलियां चल रही हैं। अगले ही पल देवराज चौहान और जगमोहन गोलियों की आवाज़ों की तरफ दौड़ते चले गए। सुलेमान किस्मत वाला निकला, अपनी जान बचाकर निकल भागा था। बुंदेला को कई गोलियां लगी थी और उसने उसी पल दम तोड़ दिया था। 20 मिनट तक चली इस लड़ाई के बाद वहां लाशें ही लाशें नजर आ रही थी। मौत का खेल वक्ती तौर पर रुक गया था। गोलियों की आवाज़ें रुकी तो सन्नाटा कानों में सीटी की तरह बजने लगा था। उन्हें अभी भी लग रहा था जैसे धमाके हो रहे हैं। सुलेमान बच गया। जगमोहन ने दांत भींचकर देवराज चौहान से कहा। वे सब सतर्क थे कि अंधेरे का फ़ायदा उठाकर कोई उन पर गोली न चला दे। हमें अब निकल चलना चाहिए। ताराचंद क्या उठा। मास्टर को तलाश करना है। देवराज चौहान कठोर स्वर में बोला। अगर आज रात हम मास्टर को ख़त्म कर सके तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। उसका कोई ठिकाना तो है नहीं जहाँ हम उसे ढूंढ लेंगे, जगमोहन बोला। फिर भी कोशिश करनी है कि वो हमें मिल जाए। क्या मास्टर से तुम खतरा महसूस कर रहे हो, देवराज चौहान? ताराचंद ने पूछा। हाँ, वो कोई खेल खेल रहा है। मेरे खिलाफ लोगों को खड़ा कर रहा है और उन्हें मरवा रहा है। खुद सामने नहीं आ रहा। कोई तो जानता होगा कि वो कहाँ है। ताराचंद और जगमोहन की निगाह देवराज चौहान पर थी। मास्टर चुप नहीं बैठेगा। वो अब फिर दूसरों को खड़ा करके मेरे सामने कर देगा, देवराज चौहान ने कहा। बेहतर होगा कि मास्टर को निशाने पर लेने की कोशिश करें। मेरी राय दूसरी है, ताराचंद ने गंभीर स्वर में कहा। क्या? हमें अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। खजाने में से अपनी दौलत या अपना खजाना पाने की चेष्टा करनी चाहिए। इस दौरान मास्टर कोई अड़चन डालने सामने आता है तो उसे खत्म कर सकते हैं, ताराचंद बोला। हमें क्या ज़रूरत पड़ी है मास्टर को ख़त्म करने की, खासतौर से उसे तलाश करने की? मास्टर किसी खास मौके पर सामने आकर हमारे काम में अड़चन डाल सकता है, जगमोहन ने कहा। मेरे ख्याल में यहाँ से निकल चलना चाहिए। देवराज चौहान की निगाह उन लोगों पर जाने लगी जो मामला समझने के लिए वहाँ आना शुरू हो गए थे। इस बारे में बाद में बात कर लेंगे कि मास्टर के लिए क्या कदम उठाना है। रिवॉल्वरें थामे तीनों एक तरफ बढ़ गए। बुंदेला मारा गया, जगमोहन बोला। मेरी आग में अपनी रोटियां बनाएगा तो मरेगा ही। ताराचंद के होठों से तीखा कड़वा स्वर निकला। मेरी औरत पर हाथ डालकर मेरी दौलत के दम पर शानदार जिंदगी बिताने की सोची थी उसने। मरना तो था ही उसे। मरते हुए उसने मेरे नाम का पट्टा अवश्य पहना था, लेकिन दोगला कुत्ता था। वो तीनों वहां से दूर होते चले गए, परंतु मास्टर को न देख सके जो अंधेरे में एक चट्टान के पीछे खड़ा नहीं देख रहा था। पूरे चांद की रोशनी में स्पष्ट नजर आ रहा था मास्टर। उसके होठों पर शांत मुस्कान उभरी हुई थी। कुछ देर बाद मास्टर ने भी वो जगह छोड़ी और आगे बढ़ने लगा। टूटे फूटे रास्तों पर अंधेरे में जो इस तरह आगे बढ़ रहा था जैसे दिन के उजाले में हर जगह को वो स्पष्ट देख रहा हो। उसकी चाल से लग रहा था कि वो कहीं जल्दी पहुंच जाना चाहता है। 15 मिनट चलने के पश्चात मास्टर सुनसान जंगली इलाके में पहुंचा। रात के अंधेरे में चीज़ों के काले सायों के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ पर तो चंद्रमा की रोशनी भी ठीक से काम न कर रही थी। पेड़ों की फैलावट चंद्रमा की रोशनी को रोक रही थी। मास्टर चट्टानों के ढेर के पास जाकर पल भर के लिए ठिठका, फिर नज़रें हर तरफ मारी। सब ठीक लगा उसे। वो ये ना देख सका कि उसके रुकते ही कुछ पीछे आता मनसुख पेड़ के पीछे छिप गया था। वो मास्टर को तलाश करके देर से उस पर नज़र रखे हुए था। चट्टानों के बीच में 2 फीट का खाली रास्ता था। मास्टर उसके भीतर प्रवेश करके पल भर के लिए ठिठका। कई कदम दूर दीपक की रोशनी फैली नज़र आ रही थी। उसी ज़रा ज़रा रोशनी में नीचे उतरने के लिए मिट्टी की सीढ़ियाँ नज़र आ रही थीं। मास्टर धीमे धीमे सीढ़ियाँ उतरने लगा। उस दीपक के पास पहुंचा तो 4 हाथ दूर एक व्यक्ति बैठा दिखाई दिया। दीपक की रोशनी में वो बहुत हद तक स्पष्ट नज़र आ रहा था। 4 फीट का था वो। उसके सिर के बाल कंधों तक लंबे थे, जिन्हें चुटिया का रूप दे रखा था। सेहतमंद था और कुछ पेट बाहर निकला हुआ था। उसने लंगोट रूपी लाल रंग का कपड़ा बांध रखा था। नीचे इसके अलावा उसने कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ था। सीने पर घने काले बाल थे। कानों में कुंडल पड़े लटक रहे थे। चेहरे पर थोड़ी थोड़ी दाढ़ी थी। गाल फूले फूले से थे, आंखें लाल हुई पड़ी थी। पास ही शराब की खाली बोतल लुढ़की हुई थी। चेहरा नशे में तप सा रहा था, परंतु वो पूरी तरह होश में था। एक तरफ ईंटों का हवन कुंड बना हुआ था, बीच में राख का ढेर पड़ा हुआ था। स्पष्ट लग रहा था कि हवन कुंड का प्रयोग बराबर हो रहा है। कोने में सूखी लकड़ियों का ढेर, देशी घी के 2 डिब्बे और सामग्री रखी नजर आ रही थी। वाह मास्टर, वो व्यक्ति कह उठा। आ गया तू, बहुत जल्दी आ गया। तांत्रिक, मास्टर सामने बैठता बोला। देवराज चौहान ने उन लोगों को ख़त्म कर दिया है। तू बच गया? तांत्रिक ने उसे घूरा। मैं सामने ही नहीं पड़ा उनके, तुमने मना किया था। मास्टर कह उठा। समझदारी दिखाई मेरी बात मानकर। वो देवा तेरे को भी खत्म कर देता।
उसके ग्रही इस जन्म में ऐसे हैं कि उससे टक्कर लेकर कोई सलामत नहीं रह सकता। तांत्रिक ने तेज स्वर में कहा, मेरे को देखा कितनी शक्तियों का मालिक हूँ मैं। अपनी दुनिया छोड़कर मुझे आना पड़ा, कई अधूरे कामों को रोक कर आना पड़ा। क्यों? देवा को रोकने के लिए। रोकने के लिए? हाँ, वो हमारी नगरी में आने वाले रास्ते पर पड़ रहा है और उसका आ जाना नगरी के लिए शुभ नहीं है, तो उसे रोकने के लिए मुझे आना पड़ा। दिशा बदलनी है उसकी कि वो उस तरफ ना बढ़े। मास्टर समझने ना समझने वाले भाव में उसे देखता रहा। वो भी आ रही है, इस रात के बाद वो भी यहाँ होगी। बुरा होगा इन दोनों का एक ही रास्ते पर बढ़ना। हमारी नगरी में प्रवेश करने पर दोनों के ग्रह और भी प्रबल हो जाएंगे। तब कौन आ रही है? मिन्नो। ये कौन है? कल मिल लेना उससे, मजीरा में उसके पांव पड़ जाएंगे। तांत्रिक ने गुस्से से कहा। तुम अपनी किस नगरी की बात कर रहे हो? मास्टर ने एकाएक पूछा। पीताम्बरी। ये क्या है? नगरी का नाम है। मैंने तो नहीं सुना, कहाँ पर है ये नगरी? तांत्रिक ने खा जाने वाली निगाहों से मास्टर को घूरा। तेरे को क्या ज़रूरत है हर बात का जवाब लेने की? मैं तेरी सवारी कर रहा हूँ, तू मेरी सवारी नहीं कर रहा। मेरे वश में है तू। तेरे को मंत्रों से, अपनी विद्या से वश में कर रखा है। समझेगा तू सब कुछ, लेकिन करेगा वही जो मैं कहूँगा। तांत्रिक एकाएक क्रोध से बोला। ज़्यादा सवाल मत पूछा कर, मैं तो पहले से ही परेशान हूँ तुम लोगों की दुनिया में आकर। यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा, दिल बहलाने को कुछ भी नहीं है। यहाँ की मदिरा भी स्वादिष्ट नहीं, ना नशा है ना स्वाद, खाने को मांस भी नहीं मिलता। समझ में नहीं आता कि तुम लोग कैसे जीवन बिता देते हो। तुम वापस क्यों नहीं चले जाते अपनी नगरी में? मास्टर बोला। नहीं जा सकता। क्यों? उधर वह हरामी सबका बाप बैठा है महातांत्रिक, उसी ने तो मेरी ड्यूटी लगाई है यहाँ पर कि देवा को उस रास्ते पर आगे बढ़ने से रोक सकूँ। लेकिन अब तो मिन्नो भी आ रही है। तू तो बहुत बड़ा तांत्रिक है, तो मंत्रों से देवा को मार दे या उसका रास्ता बदल दे, या ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता मैं। ये काम मैं अपनी धरती पर तो कर सकता हूँ, परंतु यहाँ देवों से मंत्रों की लड़ाई नहीं लड़ सकता। देवा और मिन्नो के ग्रह ऐसे हैं कि इस ज़मीन पर मेरी शक्तियाँ बेअसर रहेंगी। तू पागल है, तेरे दिमाग का पेंच ढीला है। तांत्रिक ने लाल लाल आंखों से उसे घूरा, फिर मुस्कुराकर हंस पड़ा। मैंने तो पहले ही कहा है कि मैं तेरी सवारी कर रहा हूँ। तू मजबूर है, समझता सब कुछ है लेकिन मजबूर है। मानेगा मेरा हुक्म, करेगा वही जो मैं तुझे कहूँगा। तू मुझे पागल कह रहा है? ये तू बोलता है, लेकिन करेगा वही जो मैं कहूँगा, क्योंकि मैं तेरी सवारी कर रहा हूँ। सच में तू पागल लगता है मुझे। मास्टर के चेहरे पर गुस्सा आ गया था। तांत्रिक मुस्कुराता हुआ उसे देखता रहा। जवाब दे, क्या तू सच में पागल है? हाँ, बहुत बड़ा। तांत्रिक हंसा। मैं तेरे से बात नहीं करना चाहता, तेरे से दूर चला जाना चाहता हूँ, तेरे को मार देना चाहता हूँ। मार दे मुझे, भाग जा यहाँ से। मैंने तेरी बाँह तो नहीं पकड़ रखी, जा। बहुत बार सोचा लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। कर भी नहीं पाएगा। पुनः हंसा वो। मैंने मंत्रों से तेरे को वश में कर रखा है, तेरी सवारी कर रहा हूँ मैं और करता रहूँगा जब तक तेरे पर मेरे मंत्रों का प्रभाव रहेगा। एक बात तो पक्की है मास्टर। क्या? सवारी मैंने बहुतों की, लेकिन तेरी सवारी में बहुत मज़ा आ रहा है। कई बार तो सोचता हूँ कि तेरे पर महामंत्र मारकर हमेशा के लिए तुझे अपना शिष्य बना लूँ। खबरदार जो तूने ऐसा किया, मास्टर ने गुस्से से कहा। तांत्रिक हंसा। करूँगा तो तू क्या कर सकता है मेरा? कुछ भी नहीं। तू सिर्फ मेरा हुक्म ही मानता रहेगा। जब तक तुझ पर मेरा मंत्र चल रहा है, मंत्र का असर तुझ पर कम होगा तो फिर मंत्र फेर दूंगा। मुझे नफ़रत हो रही है तेरे से। नफ़रत होगी पर तू कर नहीं सकेगा, मेरा हुक्म मानता रहेगा। बस बातें बहुत हो गई अब। नाम क्या है तेरा? क्या करेगा नाम जानकर? तांत्रिक हूँ। तांत्रिक क्या कर बोला मुझे? नाम बता, इनकार क्यों करता है? भागवत कहते हैं मुझे, भागवत। 350 सालों से मुझे इसी नाम से पुकारा जाता है। 350 सालों से? मास्टर के माथे पर बल पड़े। हाँ, 350 सालों से। पागल है, इतनी लंबी उम्र किसी की नहीं होती। तांत्रिक भागवत हंसा। हम लोगों की उम्र 500 से 700 साल की होती है। अभी 200 साल में अवश्य जिंदा रहूँगा। अगर पीताम्बरी ने चाहा तो मेरा जीवन 1000 साल तक भी रह सकता है। पीताम्बरी? ये तो वो जगह है जहाँ तुम लोगों की नगरी है, मास्टर बोला। हाँ, पीताम्बरी को हम अपनी नगरी के नाम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, परंतु पीताम्बरी हमारी देवी है। दर्शन देने आती है वो 4 महीने में एक बार। हमारी समस्याएं भी दूर करती है। मंत्रों की मलिका हमें नए नए मंत्र देती है कि उन मंत्रों से हम नए नए जादू टोनों के आविष्कार करके तुम्हारी दुनिया में भेजते हैं ताकि उसका नाम और चमके और उसका वजूद बना रहे। मास्टर ने अजीब सी नज़रों से उसे देखा। मैं समझा नहीं तांत्रिक भागवत, तेरी बात का मतलब क्या है? क्या होता है तेरी नगरी में? तेरे को समझने की ज़रूरत भी क्या है? जिज्ञासु ना बन, काम की तरफ ध्यान दे। काम? देवा को ख़त्म करना है तूने। इस रात के बाद मिन्नो भी आ रही है, मेरे लिए ज़्यादा समस्या खड़ी हो जाएगी। कुछ करना होगा मुझे। एकाएक तांत्रिक भागवत उठा और आगे बढ़कर हवन कुंड में पड़ी राख की मुट्ठी उठाकर हवा में उछाली और बड़बड़ा उठा। पीताम्बरी की माया अमर रहे, जय पीताम्बरी। हवा में उड़ती राख वहीं ठहर गई।
क्या चाहता है? पतली सी आवाज़ उभरी वहाँ। खीरी। तांत्रिक भागवत रौबीले स्वर में बोला। मिन्नो यहाँ कब आएगी? सूरज निकलने के बाद। वही पतली आवाज़ सुनाई दी। उसे रोक दे तू रास्ते में ही, रास्ता भटका दे उसका। ये काम मैं नहीं करूँगी। क्यों? मुझे नगरी के बाहर काम करने की आज्ञा नहीं है। पतली आवाज़ सुनाई दी। तेरे को मैं आदेश देता हूँ कि तू कर। तेरा ये आदेश मैं कभी नहीं मानूंगी। महातांत्रिक से कहलवा दे। कमीनी है तू। तांत्रिक भागवत गुर्रा उठा। जो भी कहे, तेरा ये काम कर पाना मेरे बस में नहीं है, मेरे हद से बाहर है। जा। तांत्रिक भागवत ने हाथ उठाकर कहा। तूने मेरा मज़ा ख़राब कर दिया। उसी पल हवा में ठहरी राख नीचे गिरने लगी। मास्टर गंभीर निगाहों से ये सब देख सुन रहा था। मास्टर। उसने मास्टर को देखा। हाँ, तू देवा को ख़त्म कर सकता है? मार दे उसे। देवा और मिन्नो के पांव एक साथ इस धरती मजीरा पर रहे तो ये बात हमारी नगरी के लिए शुभ नहीं होगी। कल मिन्नो ने यहाँ पहुँच जाना है। तेरी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। मिन्नो कौन है? मत पूछ कर भी तू समझ नहीं पाएगा। सिर्फ सुन और मेरा कहा पूरा कर। मैं तेरा नौकर हूँ? मास्टर ने सख्त स्वर में कहा। उससे भी ज़्यादा। मेरे मंत्रों ने तेरे को वश में कर रखा है। मेरी हर बात पूरा करना मजबूरी है। कुछ चुप रहकर उखड़े स्वर में बोला मास्टर। मैं तेरी बातों को समझ कर भी कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। कुछ समझूँ तो तेरा काम करूँ? क्या समझना चाहता है तू? तू कौन है? तेरी नगरी कहाँ है? तेरी उम्र इतनी ज़्यादा कैसे है? महातांत्रिक कौन है? पीताम्बरी कहाँ की देवी है? मैंने नाम नहीं सुना कभी इस देवी का। देवा मिन्नो का क्या मसला है? वो किस तरफ बढ़ रहे हैं, उससे तुम्हें क्या खतरा है? रास्ता उनका बदलना चाहता है तू? मेरे से देवा को और अब मिन्नो को भी क्यों ख़त्म कराना चाहता? रुक जा। तांत्रिक भागवत हाथ उठाकर बोला। मास्टर उसे देखने लगा। तेरे सवाल बहुत टेढ़े हैं। तो मैं तेरे को अपनी नगरी ले जाऊंगा। मेरे साथ रहना। सवारी करता रहूँगा तेरी। तूने जो भी सवाल पूछे उन सबका जवाब भी तेरे को मिल जाएगा। मैं नहीं जाऊँगा तेरी नगरी। तांत्रिक भागवत ने मुस्कुराकर उसे देखा। नहीं जाएगा? नहीं। मास्टर ने दृढ़ स्वर में कहा। मैं यहीं खुश हूँ। मत जा। मान ली तेरी बात, लेकिन मेरा काम भी पूरा कर, नहीं तो तुझे अपनी नगरी ले जाऊंगा। तेरी सवारी करता रहूँगा। सच में तेरी सवारी का मज़ा बहुत आ रहा है। देवराज चौहान को ख़त्म कराना चाहता है मेरे हाथों? हाँ, उसके बढ़ते कदम रोकने हैं। दिशा बदलनी है देवराज चौहान की, नहीं तो वह हमारी पीताम्बरी नगरी में पहुंचकर बहुत कुछ अशुभ कर देगा। उसे रोकने के लिए ही तो मुझे भेजा गया है। तूने जो कहा वो मैंने करने की कोशिश की, लेकिन देवा जिंदा है, मुझे काम चाहिए। तांत्रिक भागवत का स्वर कठोर हो गया। तो ही बता कैसे करूं? देवा को मारना है तो उसे तू कैसे मारेगा ये तू जान। मेरे से क्या पूछता है? मैं तो उसे सामने जाकर मार देता। खबरदार, गलती मत करना उसके सामने जाकर उससे झगड़ने की। वो सामने पड़ जाए तो सिर झुका दे, छाती ठोकी तो उसके हाथों तू मर जाएगा। तांत्रिक भागवत ने तेज स्वर में कहा। मास्टर होठ पीछे तांत्रिक भागवत को देखने लगा, फिर बोला। मरने दे मुझे, तुझे मेरी चिंता क्या? तांत्रिक भागवत हंसा। मैं तेरी चिंता नहीं करूंगा तो कौन करेगा? तू मर गया तो मेरी सवारी का मज़ा खराब हो जाएगा। तो हिम्मत वाला है। तेरे मरने के बाद दूसरा पकड़ूंगा तो वो स्वाद नहीं आएगा जो अब आ रहा है। अपने मतलब के लिए मेरी जान बचा के रखना चाहता है। तू बोलता बहुत है मास्टर। गुस्सा आता है, तेरी जान तो ले नहीं सकता। बोलकर ही गुस्सा कम करता हूँ। जब भी तेरे को मार देने के लिए सोचता हूँ तो जाने क्यों मेरा सिर कांपने लगता है, होश उड़ने लगते हैं। जब भी मेरा बुरा सोचेगा ऐसा ही होगा। तू मेरे मंत्र के वश में है। खुशी से या दुख से अपनी सवारी तू मुझे कराता रहेगा। मैं ही तेरा मालिक हूँ, तेरा भगवान हूँ। तेरे को मेरी कद्र करनी पड़ेगी। मास्टर गुस्से से उसे देखता रहा। ऐसे मत देख, मेरे से मुक्ति पानी है तो मेरा काम कर दे। तेरा काम करने के लिए ही मैंने सत्तू, मीरचंद और गोमेद को, वो मर गए, नए लोग इकट्ठे कर, वो भी मर जाएंगे। कोई बात नहीं, फिर नए लोग ढूंढ लेना। जब तक तू देवा को ख़त्म नहीं करेगा तेरे को मैं चैन नहीं लेने दूंगा। कहने के साथ ही तांत्रिक भागवत ने पीछे की तरफ हाथ किया और विस्की की नई बोतल उठाई और उसे खोलते हुए कह उठा। कितनी घटिया मदरा पीते हो तुम लोग। गंदा बदबूदार पानी है, नशा भी नहीं होता। तुम लोगों ने खुद ही अपनी दुनिया को नर्क बना रखा है। मैं तो ऐसी मदरा से अपने पाँव भी ना दूँ, परंतु इस वक्त ऐसे ही पीना मजबूरी है। बोतल खोलकर उसने होठों से लगा ली। बोतल खाली होने लगी। मास्टर के चेहरे पर तनाव के भाव थे। वो जाने के लिए उठा। तांत्रिक भागवत ने बोतल होठों से हटाई, जो कि 1/3 कम हो गई थी। बैठ, जाता कहाँ है? उसने वापस बैठने के लिए हाथ का इशारा भी किया। जाना है, नींद आ रही है, मास्टर ने उखड़े स्वर में कहा। कुछ लोगों का भी इंतजाम करना है कि देवराज चौहान को ख़त्म करवा सकूं। मैं तेरे से जल्दी छुटकारा चाहता हूँ। तांत्रिक भागवत के चेहरे पर मुस्कान उभरी। बोतल नीचे रखकर बोला। तेरे चेहरे पर गुस्सा देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। बैठ जा, कुछ सोचा है मैंने। चेहरे पर उखड़े भाव समेटे मास्टर बैठ गया। बोल। तांत्रिक भागवत ने सिर हिलाया। कुछ पल चुप रहकर क्या उठा। कल मिन्नो मजीरा पर पहुंच रही है, तो मिन्नो को तैयार कर देवा को ख़त्म करने के लिए। मिन्नो को?
मास्टर की आंखें सिकुड़ी। वो क्यों तैयार होगी? तुम तो कह रहे हो उसके मजीरा में आ पहुंचने से तुम्हें खतरा और बढ़ जाएगा। और वो ठीक कहा है, लेकिन तेरे को नहीं मालूम कि दोनों एक दूसरे के प्रति बैर रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं? मास्टर के होठों से निकला। हाँ, बहुत बार दोनों का टकराव हो चुका है। मिन्नो को आसानी से देवा के पीछे डाला जा सकता है। जब मिन्नो को पता चलेगा कि देवा भी मजीरा में है तो वो उखड़ जाएगी। तांत्रिक भागवत ने कहा, इससे तेरा काम आसान हो जाएगा। क्या पता मिन्नो देवराज चौहान को खत्म ना कर सके? मास्टर कह उठा। तांत्रिक भागवत मुस्कुराया। मिन्नो देवा को ना खत्म कर सकी तो देवा मिन्नो को खत्म कर देगा, एक ही बात है। इन दोनों के ग्रहों की जोड़ी ही तो टूटनी है, बचाव हो जाएगा। मतलब कि किसी एक के मरने पर तेरा काम हो जाएगा? हाँ। तब तू मुझे आज़ाद कर देगा? हाँ। अजीब बातें हैं तेरी, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। मास्टर ने कहा, क्या करना है तूने समझ कर, काम कर और मज़े ले, रास्ता बता दिया तेरे को। मास्टर तांत्रिक भागवत को घूरने लगा। खाएगा मुझे? मास्टर ने उस पर से नज़रें हटाई और उठ खड़ा हुआ। मिन्नो मेरी बात मान जाएगी? वो देवा को ख़त्म करने को तैयार हो जाएगी? बात करके देख लेना कल मिन्नो से। समझना तो तेरे में है, समझदारी तो तेरे में है ही, उसी समझदारी का इस्तेमाल करना। तू मुझे बहुत तंग कर रहा है तांत्रिक, मास्टर ने तीखे स्वर में कहा। मेरा काम पूरा कर दे, तेरी सवारी करना छोड़ दूंगा, तेरे को आज़ाद कर दूंगा। नहीं करेगा मेरा काम तो इससे कहीं ज़्यादा परेशान हो जाएगा, मौत मांगेगा और वो भी नहीं मिलेगी। तांत्रिक भागवत ने ठहाका लगाया। धमकी देता है मुझे? हाँ देता हूँ, बोल क्या करेगा मेरा? जान लेगा मेरी? नहीं ले सकता। जब तक मैं तेरी सवारी कर रहा हूँ तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, बाद में भी तू मेरा बुरा नहीं कर पाएगा। तुम साधारण लोग मेरे जैसों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम साधारण लोग हैं? हाँ, वो मुस्कुराया। तुम में क्या साधारण है? जवाब नहीं मिलेगा, कुछ नहीं जान पाएगा। जा काम पूरा कर, चला जा। मास्टर कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर पलटकर बाहर की तरफ बढ़ गया। मनसुख सांस रोके पास की चट्टान की ओट में दुबक गया था। जंगल का गहरा अंधेरा इस वक्त उसकी भरपूर मदद कर रहा था। चंद पलों बाद ही चट्टानों के बने रास्ते से उसने मास्टर को निकलते देखा और उसके देखते ही देखते अंधेरे में आगे बढ़ता वो गुम होता चला गया। मनसुख ने लंबी सांस ली और पुनः अपनी सांसें चालू की। सब देखा सुना था मनसुख ने। चट्टानों के बीच में से निकली दरार के भीतर 2 कदम प्रवेश करके बेआवाज़ सा वो ठिठक गया था। वहाँ से उसे मास्टर भी दिखा और तांत्रिक भागवत भी। बातें भी सुनी। जब मास्टर बाहर आने को लगा तो वो बाहर आकर छिप गया था। मनसुख का दिमाग साएं साएं कर रहा था। हजम नहीं कर पाया था सुनी बातों को, परंतु झूठ भी कुछ नहीं था। अपने कानों से सुना तो उन्हें बातें करते हुए, आंखों से उन्हें देखा भी था। मजीरा में तांत्रिक मौजूद है और मास्टर को मंत्रों से उसने वश में कर रखा है। ये खबर उसके लिए नई भी थी और अजीब सी भी। जो बातें सुनी थी उन्हें समझने का प्रयास कर रहा था मनसुख। मास्टर जा चुका था, मनसुख अभी तक वहीं बैठा था। मिन्नो कल मजीरा में पहुंच रही है, जाने कौन है ये, परंतु तांत्रिक बता रहा था मास्टर को कि वो देवराज चौहान की दुश्मन है। अब मास्टर मिन्नो को अपनी बातों में फंसाकर देवराज चौहान के पीछे डाल देगा उसे कि वो देवराज चौहान को खत्म कर सके। मनसुख तांत्रिक की बातों पर गौर कर रहा था, परंतु बहुत बातों से समझ नहीं आ रही थी कि उसका मतलब क्या है। देवी, पीताम्बरी, महातांत्रिक, पीताम्बरी नगरी, सब कुछ नया था मनसुख के लिए। और मास्टर भी इन्हीं सवालों के जवाब उस तांत्रिक भागवत से पूछ रहा था। मास्टर उस तांत्रिक के हाथों की कठपुतली बना हुआ है। कौन सी नगरी की बात कर रहा है वो तांत्रिक? पीताम्बरी नाम की नगरी के बारे में उसने कभी भी नहीं सुना। देवराज चौहान इसी नगरी की तरफ बढ़ रहा है और तांत्रिक भागवत को देवराज चौहान के कदमों को रोकने के लिए भेजा गया है। किसने भेजा है, कहाँ से आया वो तांत्रिक? मनसुख को लगा वो पागल तांत्रिक है। देवराज चौहान तो जगदम्बा से अपनी दौलत पाना चाहता है, वो भला किसी की नगरी में कहाँ जा रहा है? सब बातें उसे अजीब सी लगी थी, लेकिन जो भी देखा सुना था वो सच था। इस बारे में मास्टर से बात करना ठीक नहीं था। ये जानकर कि वो तांत्रिक के बारे में जान गया है, उस पर जाने कैसा प्रभाव पड़े, कहीं उसकी जान के पीछे ना पड़ जाए। मिन्नो जो भी है खतरनाक है, तभी तो देवराज चौहान से उसकी दुश्मनी है। कोई कमज़ोर होती तो देवराज चौहान से दुश्मनी लेने की सोचती भी नहीं। यानी कि मजीरा पर कल का दिन खतरनाक हो सकता है, मजीरा पर खून खराबा बढ़ सकता है। उसे कुछ करना चाहिए, लेकिन क्या? ज़बरदस्त खबर थी उसके पास। उसका काम खबरें बेचना था और ये खबर देवराज चौहान के काम की थी। नया साल आने में सप्ताह भर बाकी था। पारसनाथ का रेस्टोरेंट आज बंद था। सारा स्टाफ रेस्टोरेंट की सफाई पर लगा हुआ था। वो रात तक साफ सफाई के बाद सारा सामान वापस टिका देना चाहते थे ताकि कल से रेस्टोरेंट सामान्य ढंग से पुनः शुरू हो सके। हर कोई व्यस्त नज़र आ रहा था। शाम के 4 बज रहे थे। पारसनाथ ऊपर बने घर में पहुंचा और किचन से खुद ही कॉफ़ी बनाई और घूंट लेता वापस ड्राइंग रूम में आ पहुंचा। सुबह से कुछ इस तरह काम में उलझा हुआ था कि अब थकान सी महसूस कर रहा था। सोफे पर बैठते हुए उसने 2 घूंट मारे और प्याला टेबल पर रखकर सिगरेट निकालने के लिए जेबें टटोलने लगा। परसू, मुझे चाय कॉफ़ी नहीं पूछेगा? पारसनाथ ने चौंक कर गर्दन घुमाई। कोने में कुर्सी पर फ़कीर बाबा बैठा दिखाई दिया।
पारसनाथ तुरंत खड़ा हो गया। उसके खुरदरे चेहरे पर हैरानियाँ ठहरी थी। पेशीराम, उसके होंठों से निकला। हाँ परसू। पारसनाथ ने खुद को संभाला और क्या उठा। तुम कब आए? मैंने तुम्हें देखा नहीं। किसी ने तुम्हारे आने की भी खबर नहीं दी। खबर कौन देता? मेरे आने के रास्ते ज़मीनी तो है नहीं। हाँ, ये बात जाने क्यों भूल गया मैं। कॉफ़ी लोगे? फ़कीर बाबा मुस्कुराया। भौतिक जीवन की कोई भी चीज़ मेरे काम की नहीं है। दे सकते हो तो मुझे मुक्ति दे दो। मुक्ति? मैं? मुझे मुक्ति दिलाने में तुम बहुत बड़े सहायक बन सकते हो परसू। वो कैसे? मिन्नो तेरे को मानती है। उसकी सोच की धारा को तू देवराज चौहान से दोस्ती की तरफ मोड़ सकता है। मोना चौधरी इस बात को नहीं मानेगी। कोशिश तो कर सकता है तू। मैं तुम्हारे किसी काम आ सका तो मुझे खुशी होगी। पारसनाथ ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन तुम देवराज चौहान और मोना चौधरी में दोस्ती कराना चाहते हो, उनकी दुश्मनी खत्म कराना चाहते हो। ये मुझे संभव नहीं लगता। इसे ही तो संभव करना है। फ़कीर बाबा क्या उठा। नहीं तो मुझे श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं भटकता रहूँगा इसी तरह, और तुम लोग नए नए जीवन लेते रहोगे। मेरा झुर्रियों से भरा शरीर एक दिन गलना शुरू हो जाएगा। बहुत बुरी हालत हो जाएगी मेरी। मैं शरीरों के जन्म मरण से मुक्ति पा लेना चाहता। मोना चौधरी को मैं समझाने की चेष्टा करूंगा, पारसनाथ ने गंभीर स्वर में कहा। शायद तेरे को समझाने का भी मौका अब न मिले परसू। वो क्यों? हो सकता है वो दोनों ही बच ना पाएँ। क्या मतलब? उनके ग्रहों के फेर ने उन्हें मजीरा पहुंचा दिया है। वहाँ से मौत का रास्ता एक ऐसी नगरी को जाता है जहाँ बेहद खतरनाक तांत्रिक बसते हैं। मुर्दों से खेल खेलते हैं वो। जादू टोने के आविष्कार होते हैं। वहाँ मंत्रों की लड़ाई होती है। दूसरे को खत्म करके शक्तिशाली खुद ही बन जाता है। पारसनाथ आंखें सिकोड़े समझने वाले भाव में फ़कीर बाबा को देखे जा रहा था। मजीरा कहाँ है? फ़कीर बाबा ने बताया। तुम कहना क्या चाहते हो? स्पष्ट कहो। मोना चौधरी क्या मजीरा में है? कल सुबह नील सिंह यानी महाजन के साथ वहाँ पहुँच जाएगी। साथ में भंवर सिंह यानी बाकेलाल राठौर, रुस्तम राव और गुलचंद सोहनलाल भी होंगे। देवा पहले ही मजीरा पर मौजूद है और उनके वहाँ पहुँचते ही तिलिस्म के वो रास्ते खुल जाएंगे और वो रास्ते उस जादुई नगरी पर जाकर ख़त्म होंगे। इसके साथ ही फ़कीर बाबा सब कुछ बताता चला गया पारसनाथ को। पूरी बात मालूम होते ही पारसनाथ चिंतित हो उठा। देवराज चौहान और मोना चौधरी को जगदम्बा के खजाने की तरफ जाने से रोकना चाहिए। अगर दोनों में से एक भी रुक जाए तो खतरा बहुत कम हो सकता है। नहीं तो उस नगरी में जाकर मौत के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर तुम मिन्नो को रोक सकते हो तो रोक लो परसू। मैं पूरी कोशिश करूंगा पेशीराम। पारसनाथ क्या उठा। वक्त बहुत कम है। मैं अभी मजीरा की तरफ चल देता हूँ। बेहतर होगा कि दोनों में से किसी एक को रोक लो, वरना अनर्थ हो जाएगा। वो युद्ध का मैदान नहीं जहाँ वे जंग जीत लेंगे। वहाँ सिर्फ जादू टोनों, मंत्र और मारक साधनाओं का बोलबाला है। बाहों की शक्ति वहाँ व्यर्थ है। मैंने बहुत कोशिश की परंतु मिन्नो को रोक नहीं सका और देवा तक पहुँचने के मेरे सारे रास्ते बंद। एकाएक चुप हो गया पेशीराम। आंखें बंद हो गईं। चंद पलों बाद आंखें खोली। पारसनाथ उसे ही देख रहा था। गुरुवर को बुलावा आया है, मुझे अभी जाना होगा परसू। मैं अभी मजीरा की तरफ चल देता हूँ पेशीराम, पारसनाथ ने कहा। जल्दी करो, अगर वक्त हाथ से निकल गया तो बहुत पछतावा होगा। फ़कीर बाबा ने गंभीर स्वर में कहा और आंखें बंद करके होठों ही होठों में कुछ बुदबुदाया। अगले ही पल फ़कीर बाबा का शरीर धुएं में घुलता चला गया और देखते ही देखते वहाँ रुई का छोटा गोला नजर आया जो कि हवा में उड़ते हुए दरवाजे से बाहर निकलता चला गया। पारसनाथ ने उसी पल डिसूजा को बुलाया। यस सर। डिसूजा पहुंचा। मैं कुछ दोनों के लिए बाहर जा रहा हूं। अभी तक तो मुझे यही जानकारी है कि मैं मजीरा जा रहा हूं। हो सकता है कि वहां से भी मुझे कहीं और जाना पड़े। मेरे पीछे से रेस्टोरेंट को तुमने संभालना है। सारा काम तुमने ही देखना है। बेहतर होगा कि किसी को पता ही ना चले कि मैं बाहर गया हूँ या ज़्यादा दिनों के लिए गया हूँ। इस तरह तो मैं काम करने में आसानी होगी। आप चिंता ना करें सर, आपकी गैर मौजूदगी में मैं पहले भी सारा काम संभाल चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मास्टर के चौथे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।